हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ को पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कोर्स है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा मात्र एक वीडियो में। ठीक है, इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक तरफ पीडीएफ आपका हिंदी में है, ठीक है, और एक पीडीएफ आपका दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है, तो दोनों तरफ है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा पूरा अच्छे से आपको समझा दूँ और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दूँ। फिर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो फटाफट आपको क्लियरिटी के साथ फटाफट की कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखते हैं लेबर लॉज। ठीक है, श्रम कानून शुरू करते हैं। तो देखिए, लेबर मतलब क्या होता है? श्रम है ना, मजदूर, और लॉ मतलब कानून। तो लेबर लॉ मतलब एक लेजिस्लेटिव, एक कानूनी प्रक्रिया है दोस्तों, एक कानूनी चीज़ है जिसमें लेबर लॉ को हम लोग लेबर लोगों को, जो मज़दूर हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। तो उनका जो भी अधिकार हैं दोस्तों उसका ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर होता है, जो नियोक्ता होता है, उसका क्या अधिकार है, ये सबको ये ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो नियोक्ता का क्या कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और मज़दूर का क्या अधिकार है, इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखा जाता है। इसी को हम लोग लेबर लॉ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लेबर लॉ ये बोलता है कि जितने भी मज़दूर हैं, जितने भी रोज़गार संस्था हैं, एम्प्लॉयमेंट एंटिटी या ट्रेड यूनियन है, गवर्नमेंट है, उनके बीच में किस तरह से संबंध होगा, उसको ही लेबर लॉ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लेबर लॉ में क्या क्या होता है? ठीक है, लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है कि इंडस्ट्री में किस तरह का रिलेशन होगा। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं पहले मैंने आपको बता दिया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ यूनियन, ट्रेड यूनियन का सर्टिफिकेशन किस तरह होता है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, लेबर जो श्रम और प्रबंधन जो होता है, प्रबंधक, उसके बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में पढ़ना है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस मतलब गलत जो है श्रम प्रैक्टिस क्या है दोस्तों, उसके बारे में। फिर वर्कर सेफ्टी और प्लेस वेलफेयर के लिए कौन कौन सा प्रोविजंस है, साफ़ सफाई का, पानी पीने का, लाइटनिंग का, लैट्रिन्स का, यूरिनल्स का, मशीनरी को जो हार्मफुल मशीनरी है उसको घेराबंदी करने का, ये सब बारे में हम लोग पढ़ते हैं लेबर लॉ में। ठीक है, साथ ही साथ मज़दूर का छुट्टी के बारे में, उसकी हॉलीडे के बारे में, कितना वर्किंग आवर है, कितना न्यूनतम मजदूरी है, इसके बारे में लेबर लॉ में पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो लेबर लॉ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है कलेक्टिव लेबर लॉ, ठीक है, जो ठीक है जिसमें मज़दूर और मालिक, ठीक है, और ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट के बारे में ट्राईपार्टाइट रिलेशन होता है, मतलब त्रिपक्षीय संबंध होता है। ठीक है, और एक होता है इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, जिसमें जो मज़दूर है उसका क्या अधिकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब जानना। देखिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बताते जाऊँगा आपको। तो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ, श्रम कानून का इतिहास क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो देखा गया था कि वर्कर लोगों का शोषण किया जाने लगा। ठीक है, उसको बंधुआ मजदूरी ये सब करवाया जाता था औद्योगिक क्रांति होने के बाद। तो फिर कुछ लोगों को लगा, जो नेता थे, और साथ ही साथ उस समय यूएसएसआर जो रसिया था उसका उदय हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति हुआ। ठीक है, कार्ल मार्क्स ये सब का उदय हुआ। तो लोगों को लगा नहीं कि मज़दूर के हित के लिए कुछ जो है संस्था होना चाहिए और कुछ कानून होना चाहिए। फिर जाके मज़दूर का संगठन बना और ट्रेड यूनियन बना, और मज़दूर का जो राइट्स है, जो अधिकार है, उसके बारे में मांग उठने लगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे जाके 1919 में एक वर्साय में, ठीक है, वर्साय कहाँ है दोस्तों, पोलैंड में है। तो वर्साय में जो है एक मीटिंग हुआ। ठीक है, वहाँ पे 1919 में फिर आईएलओ का गठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसका उदय हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आईएलओ का गठन हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सेल में 1919 में, है ना, जो वर्ल्ड वार के बाद, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो उसके बाद। तो पहला जो संस्था थी वो था आईएलओ, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, आईएलओ का हेड क्वार्टर बताइए तो कहाँ पे है। उसका ब्रिटेन में एक व्हाइटले कमीशन दोस्तों बना। ठीक है, व्हाइटले कमीशन, जिसने बोला कि यार एक जो है औद्योगिक परिषद, इंडस्ट्रियल काउंसिल होना चाहिए, ये डिमांड रखा। कौन, व्हाइटले कमीशन ने अपना सलाह दिया दोस्तों। फिर जाके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन
ठीक है। उसकी मीटिंग हुई दोस्तों बर्न में। बर्न कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ पे बैठक हुई, जिसके बाद बोला गया कि यार वर्कर की समस्या को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वर्कर का जो भी दिक्कत है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। फिर ब्रिटेन ने प्रपोज किया। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लो कि व्हिटले कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, लेबर से। ILO कब बना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब काम का दोस्तों नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सब काम का नहीं है, ठीक है ना। जो जो काम का है बस मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद 1919 में, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ दोस्तों वाशिंगटन DC में। तो ये आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हुआ, जिसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बोलते हैं दोस्तों, वो कहाँ हुआ? तो वाशिंगटन DC में 1919 में हुआ। तो 6 इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसमें दोस्तों आया, 6 श्रमिक संबंधी विषयों पर चर्चा हुआ। तो बस आप याद करो, नॉर्मल है बेरोजगारी पे, मातृत्व पे, महिला के लिए रात में काम, मिनिमम न्यूनतम मजदूरी, फिर जो यंग हैं, युवा हैं, उनके लिए रात्रि में काम, और इंडस्ट्री में कैसा काम का घंटा क्या होगा। तो ये सब पे चर्चा हुआ 6 चीज़ पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जाके जो ILO का पहला जो हेड बना दोस्तों, उसका नाम याद रख लीजिएगा, अल्बर्ट थॉमस नाम था, अल्बर्ट थॉमस। वो ILO के पहले हेड थे, ठीक है, फ्रांस का था वो, ठीक है। भारत में आइए लेबर लॉ का क्या उदय हुआ दोस्तों, किस तरह से हुआ, ठीक है। आपको पता है कि ब्रिटेन जो है हमारा शोषण कर रहा था दोस्तों, तो उसी के कारण जो है लेबर लॉ का उदय हुआ। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया दोस्तों 1883 में, जिसमें इसका कुछ याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या प्रावधान था, ठीक है। तो इसमें बोला गया 8 घंटे काम का आवर को फिक्स कर दिया गया, बंधुआ मजदूरी जो बाल श्रम को ख़त्म कर दिया गया, चाइल्ड लेबर को, और महिला के लिए रात में काम पे पाबंदी कर दिया गया, ठीक है। और ओवर टाइम लाया गया। ओवर टाइम पता है आपको? एक आदमी अगर एक दिन में जितना काम उसको करना उससे ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं। तो वो सब इसमें लाया गया फर्स्ट लेबर एक्ट में। आपको याद होना चाहिए कब आया था? 1883 में। और 1883 में हमारा भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड रिपन था। रिपन कब से कब तक था? 1880 से 84, उसी के समय में आया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। फिर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929 में, जिसमें स्ट्राइक्स और लॉकआउट मतलब तालाबंदी, जो फैक्ट्री का मालिक जो है अगर फैक्ट्री बंद कर देता है कुछ समय के लिए तो उसको तालाबंदी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है प्रावधान ये सब का किया गया, ठीक है। लेकिन कोई मशीनरी इसका नहीं था डिस्प्यूट को देखने के लिए। मतलब जब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया, इसी का विरोध किए थे, आपको पता है, भगत सिंह और सुखदेव ने बम फेंका था, है ना, दिल्ली में, ठीक है। तो उसका विरोध करने के लिए बम फेंका था। क्यों विरोध कर रहा था? क्योंकि इससे मज़दूरों का जो स्ट्राइक करने का, बंदी करने का हक था, और मज़दूर को जो लॉकआउट, मालिक को जो लॉकआउट करने का पावर ज़्यादा दे दिया गया था, और विवाद को सुलझाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया था, इसीलिए वो लोग विरोध किए थे दोस्तों, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आया दोस्तों, जिसने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 वाला जो था, ऊपर में पढ़े थे हम लोग, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को हटा करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया हमारा दोस्तों, ठीक है। तो वहीं यहाँ भी आपको सेम टू सेम यहाँ भी आपको लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 1929 में, और फिर उसके बाद 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम आया, ठीक है। क्यों फैक्ट्री, कौन कौन सा कारण है जो भारत में श्रम कानून या किसी भी देश में श्रम कानून को प्रभावित करता है? तो नॉर्मल चीज़ है। कौन कौन सा कारण होगा कि अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक लोग जो अगर हमारा शोषण करेगा, तब औद्योगिक कानून की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। बच्चों के लिए काम का अच्छा कंडीशन होना चाहिए, तनख्वाह उनका सही सही मिलना चाहिए, यही सब बात है, ठीक है ना। तो उसे तो ट्रेड यूनियन का ग्रोथ हुआ, तो उसके लिए भी हमारा जो है लेबर लॉ का डिमांड आया। और भी उस समय जो घटना हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो रूसो था, कार्ल मार्क्स था, ये लोग बोले कि नहीं, लेबर के लिए होना चाहिए कुछ कुछ चीज़, बढ़िया चीज़। उसी तरह पॉलिटिकल फ्रीडम का बात होने लगा, उन लोगों को जब वोटिंग का राइट मिला, फ्रेंचाइज, तो भी उन लोगों ने अपना डिमांड रखा कि नहीं, मेरा हित के भी बात करो। तो ये सब वही सब चीज़ें बोल बचन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप उसको रीड कर लेंगे। फिर ILO बना, उससे भी लेबर लॉ का स्ट्रांग हुआ दोस्तों। फिर फैक्टर इंडिया में क्या था? तो वही बात है, ब्रिटेन का शासन था उसमें दोस्तों, है ना। ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन का शासन था, औपनिवेशिक शासन। तो ये सब बस एक बार आप रीड कर लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। जो कि इसमें पूछता है लेबर लॉ में, वो पूछता है आपका कोई भी एक्ट का, कोई भी नियम का इम्पोर्टेंट प्रावधान पूछता है। ये सब जो थ्योरी है उसको आप खुद से भी एक बार रीड कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्योर शुद्ध हिंदी में लिखा गया है और इंग्लिश में भी है, तो आसानी से आप समझ जाएंगे दोस्त, ठीक है। तो उसको
रिपीट करने से अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। अब हम लोग को जल्दी जल्दी जो काम का चीज़ है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज। तो क्लासिफिकेशन और लेबर लॉ देखिए दोनों तरफ दिया हुआ है। तो 4 टाइप का कानून होता है दोस्तों। एक होता है रेगुलेटिव, मतलब जो नियामक करेगा, रेगुलेट करेगा, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये तो वो रेगुलेट करता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए कि मालिक और मजदूर के बीच में क्या संबंध होगा उसको रेगुलेट करता है कौन, उसको रेगुलेटिव लॉ या नियामक श्रम कानून बोलते हैं। कुछ होता है प्रोटेक्टिव लॉ, जो वर्कर को प्रोटेक्ट करता है, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, माइंस एक्ट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है और शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेबर, जो मजदूरों का हित को बचाता है, ठीक है, सुरक्षा को उसको प्रोवाइड करता है। फिर एक है दोस्तों वेज रिलेटेड लेबर लॉ, जो तनख्वाह से उसके रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है दोस्तों हमारा सोशल सिक्योरिटी, जो उसका सामाजिक सुरक्षा का बात करता है कि अगर वो उसकी हाथ पैर में चोट लग गया या बॉडी पे में कुछ दिक्कत हो गया, डेथ हो गया उसका, तो वो सब कवर होता है सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है। और लास्ट है वेलफेयर, वर्कर के वेलफेयर के लिए, जैसे कि वर्कर ने उतना दिन काम किया है तो उसका कल्याण के लिए कुछ होना चाहिए ना, मनोरंजक चीज़ होना चाहिए, शैक्षिक चीज़, सांस्कृतिक चीज़, कल्चरल चीज़, एजुकेशनल चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेलफेयर लॉ, ठीक है। सिंपल है, कोई उतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो लेबर है दोस्तों, लेबर वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। किस में आता है वो, किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में आता है। तो जब समवर्ती सूची में जो भी चीज़ भी आएगा उसको पे कानून दोनों बना सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं ना। तो लेबर दोस्तों अगर कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कानून का नाम है वो आपको ध्यान में रखना है कि उस पर कानून कौन बना सकता है, ठीक है। जैसे देखिए लेबर लॉज इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब वो कानून जो भारत सरकार बनाया है और उसको लागू करने का जिम्मेदारी भारत सरकार का है, ठीक है, पूरा जिम्मेदारी। तो उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कानून जो है भारत सरकार के अंदर में आता है, भारत सरकार उसको लागू करेगा। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESIC बोलते हैं जिसको, वो है। ये EPFO जो फंड है दोस्तों वो भी उसके अंदर में आता है। डॉक वर्कर, डॉक वर्कर समझते हैं, जो जहाज वहाज पे रहता है, डॉक वर्कर बोलते हैं। माइंस एक्ट, आयरन और माइंस एक्ट, मैग्नीज और, ठीक है, क्रोम और माइंस, लेबर वेलफेयर, तो ये सब सेंटर बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। माइका माइंस हो, बीड़ी वर्कर हो, लाइम स्टोन, साइन वर्कर, बीड़ी वर्कर, साइन वर्कर। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपसे कंफ्यूज करने के लिए वो पूछेगा, वो बीड़ी वाला याद रखिएगा, माइका वाला याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी तो आप मैग्नीज ये वाला याद रखिए, बाकी तो आप मार ही देंगे। ये तो नॉर्मल भी लग रहा है कि भारत सरकार इसको को चारों को देखना चाहिए। तो ये बीड़ी वाला और माइका वाला ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। और साइन वाला, साइन मतलब सिनेमा, सिनेमा वाला, ठीक है। और अब देखिए वो कानून जिसको बनाया तो भारत सरकार है, लेकिन उसको लागू सेंटर भी करता है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया कौन है, केंद्र सरकार, पार्लियामेंट, लेकिन दोनों लागू करता है। बिल्डिंग के लिए दोनों लागू करता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर दोनों लागू करता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट दोनों लागू करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट दोनों लागू करता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट दोनों लागू करता है। बस आप नाम याद रखिए। इंटर स्टेट माइग्रेंट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट कोई माइग्रेट करके जाता है दोस्तों, प्रवासी मजदूर, उसके लिए दोनों लागू करता है। लेबर लॉ एक्ट दोनों लागू करता है। मैटरनिटी बेनिफिट दोनों, मातृत्व लाभ जिसको बोलते हैं, मिनिमम वेजेज न्यूनतम मजदूरी दोनों, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस एक्ट वाला भी दोनों, ग्रेचुटी वाला भी दोनों, वेज वाला भी दोनों। तो आप पूरा ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ लो कि वेज हो, ग्रेचुटी हो, बोनस हो, वेज हो, मैटरनिटी हो, माइग्रेंट हो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट हो, डिस्प्यूट हो, रिमनरेशन हो, बस कोड कीवर्ड याद कर लो ये। इसको कौन देखेगा, दोनों देखेगा, सेंटर स्टेट दोनों। साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर एक्ट, देखिए यहाँ पे देखिए आप, यह है साइन वर्कर वेलफेयर फंड, ठीक है, साइन वर्कर वेलफेयर। तो जो वेलफेयर वाला चीज़ लिखा हुआ है उसको सिर्फ सेंटर, अगर नॉर्मल है साइन वर्कर है और वेलफेयर इसमें नहीं है तो दोनों करेगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन दोनों करेगा। अप्रेंटिस एक्ट दोनों करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको याद रखना चाहिए आपको। अनऑर्गेनाइज, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों देखता है। अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट दोनों देखेगा। वर्किंग जर्नलिस्ट दोनों देखेगा। मर्चेंट शिपिंग दोनों। सेल्स प्रमोशन दोनों। डेंजरस मशीन दोनों। डॉक वर्कर दोनों। हम यहाँ पे देखिए डॉक वर्कर
हम लोग देखे थे दोस्तों डॉक वर्कर, वहाँ क्या था, डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तो डॉक वर्कर रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो सेफ्टी वेलफेयर वाला को केंद्र सरकार सिर्फ, और जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दोनों। फिर डॉक वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दोनों, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी दोनों। ठीक है, अब है देखेंगे हम लोग कुछ कानून जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आया है, लेकिन केंद्र सरकार उसको लागू नहीं करता, बल्कि उसको इन्फोर्स कौन करवाता है, राज्य सरकार। तो लाया है केंद्र सरकार, लेकिन लागू करवाएगा राज्य सरकार। जैसे एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट, पर्सनल इंजरी। अब देखिए ये वाला चीज़ जो है ना, हिंदी वाले पीडीएफ में नहीं है, तो बस आप इसका क्या कीजिएगा, ये वाला एक्स्ट्रा बस उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लांटेशन लेबर दोनों, मतलब सिर्फ केंद्र लागू लाया है और उसको लागू कौन करेगा, राज्य। सेल्स प्रमोशन राज्य, ट्रेड यूनियन राज्य। अब ये सब इम्पोर्टेंट है, ट्रेड यूनियन एक्ट कौन लागू करता है, तो राज्य सरकार। वीकली हॉलीडे राज्य सरकार, वर्किंग जर्नलिस्ट राज्य सरकार, वर्कमैन कंपेंसेशन राज्य सरकार, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राज्य सरकार, चिल्ड्रेन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट राज्य सरकार, बॉन्डेड लेबर राज्य सरकार, बीड़ी एंड सिगार वर्कर। यहाँ पे देखो बीड़ी एंड सिगार वर्कर है एक्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बीड़ी वर्कर वेलफेयर। तो जहाँ भी वेलफेयर लग गया मतलब केंद्र सरकार, और नॉर्मल है तो राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा कानून सेंटर लेकर आया है, लागू करता है सेंटर, कौन सा कानून सेंटर लेकर आया लागू करता है सेंटर और स्टेट दोनों, कौन सा कानून सेंटर लेकर आया है लेकिन लागू करता है स्टेट। तो ये आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए इस पर। ठीक है, और इसको बार बार आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, बार बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान है मजदूरों के लिए। ठीक है, तो देखिए जो हमारा प्रियम्बल है दोस्तों, प्रस्तावना, उसमें कल्याणकारी राज्य का बात बोला गया है, तो है। प्लस आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 32 सब में उल्लेख है। आर्टिकल 14 समानता का बात बोलता है 14 से 18 तक, तो समानता में तो मजदूर आएगा ही। 19 में स्वतंत्रता का बात बोलते हैं, तो है स्वतंत्रता। 20 है आपका, किसी को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों बिना मतलब सबूत के, दोष के, है ना। उसके बाद 24 आपका जो है चाइल्ड लेबर के लिए होगा ये फंडामेंटल राइट, और 32 है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा फंडामेंटल राइट को बचाता है, वो आर्टिकल 32 में तो होगा। साथ ही साथ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी है दोस्तों, वो भी होगा। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर जो होता है, मैंने बताया दोनों कानून बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट बना सकता है, कि लेबर तीनों लिस्ट में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। अब उसके बाद प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, ये सब उतना काम का नहीं है, बस एक बार आप उसको रीड कर लीजिए। हम इसको काट रहे हैं मतलब कि ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बस एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार ये सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लेजिस्लेटिव पावर किस तरह से डिवाइडेड है। तो जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे ना वही है इसमें। ठीक है, कैसे है तो देखिए, उससे पहले कुछ आर्टिकल है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर डीपीएसपी वाला। तो याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 38 में वेलफेयर ऑफ द पीपल का बात है। राइट टू वर्क आर्टिकल 37A में है, मतलब काम करने का अधिकार किस में है दोस्तों, आर्टिकल 37A में। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ भी लिखा हुआ है आर्टिकल 37A। उसके बाद जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है ना। उसके बाद जो बेरोजगार हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके लिए पैसा वैसा का इंतजाम, केयर का इंतजाम, शिक्षा का अधिकार, पब्लिक सहायता आर्टिकल 41A में है, ये आपको इम्पोर्टेंट है याद करना। 42 में है मातृत्व लाभ, ये आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए। तो ये सब जो अनुच्छेद है ना आपका 38 है, 37A है, 39A है, 41 है, 42 है, 43 है और 47, ये सब आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा उसको, मतलब बार बार देखिएगा, अपने याद हो जाएगा। आर्टिकल 45 में फ्री एजुकेशन का प्रावधान है कि जो भी बच्चे आपका 6 से 14 साल तक हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, पहले अब इसको चेंज कर दिए। अब क्या कर दिए, अब इसको 0 से 6 साल तक कर दिए, क्योंकि 0 से 6 साल तक बच्चे का ध्यान रखेगा भारत सरकार। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से पावर डिवाइडेड है केंद्र और राज्य में लेबर को लेके। ठीक है, तो देखिए कुछ जो यूनियन लिस्ट है उस पर आपको पता है केंद्र सूची पे, संघ सूची पे सिर्फ पार्लियामेंट ही संसद बना सकती है।
ठीक है। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी को भेजना है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वाला चीज़ है लेबर के लिए, तो उसमें जो है केंद्र सरकार के अंदर में आएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई खदान है दोस्तों, कोई तेल का कुआं है, या कोई पोर्ट्स है, बंदरगाह है, डॉक्स है, रेलवे है, पोस्ट है, टेलीग्राफ सर्विस है, टेलीफोन है, सभी चीज़ ये सब चीज़ें जो है भारत सरकार के अंदर में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स, तो पोर्ट्स मतलब याद कर लीजिएगा सभी पोर्ट्स नहीं, मेजर पोर्ट जिसको हम लोग मुख्य पतन बोलेंगे। अगर मुख्य पतन बोलेगा तभी दो पोर्ट होता है, एक मेजर एक माइनर। तो जो बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं उसको मेजर पोर्ट बोलते हैं, मुख्य पतन। और मुख्य पतन आता है आपका भारत सरकार के अंदर में। उसी तरह माइंस ये सब जो है आता है भारत सरकार के अंदर में दोस्तों, डाक तार ये सब। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद राज्य सरकार की सूची में कौन कौन सा आएगा, राज्य सूची में, तो राज्य सूची में आएगा अगर कोई बेरोजगार हैंडीकैप्ड है, उसके लिए प्रावधान जो बनाता है, कोई बेरोजगार है, हैंडीकैप्ड है ना, उसके लिए प्रावधान कौन बनाता है दोस्तों, राज्य सरकार। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। अशक्तों और अनियोज्यों के लिए उसके लिए जो रिलीफ देता है, इसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा चीज़ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर में आता है, ऐसा पूछा था। ठीक है, तो आप याद कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में दोस्तों दोनों कानून बना सकता है, जैसे ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी है, वेज है, वर्किंग कंडीशन है, दोनों कानून बना सकता है। ये आपका ध्यान में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसके बाद ये सब उतना काम का नहीं है, बस एक बार आप उसको रीड कर लीजिए, उतने काम का ये सब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला कानून वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम दोस्तों। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को जो कानून पढ़ना है वो बहुत सारा पढ़ना है। तो कानून में क्या पढ़ना है, कानून में बस बेसिक चीज़ समझिएगा, जो कानून का नाम है उसको आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन किसको बोलते हैं, कानून में क्या उसका प्रावधान है वो क्लियर होना चाहिए। कंपेंसेशन के कोई भी चीज़ है तो उसका कितना अमाउंट है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। कोई धारा अगर है तो धारा को से नहीं पूछता कि कौन सा सेक्शन में लिखा है, 2H है कि I है, वो सब नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है। प्लस कितना पेनाल्टी है वो सब भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मोटा मोटी याद रखिएगा किसके लिए ये कानून लागू होता है, क्या इसका मोटा मोटा प्रावधान है, बस वही चीज़। ठीक है, चलिए। तो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट क्या होता है दोस्तों, कोई भी वर्कर है अगर जॉब करते करते अगर उसका डेथ हो गया या हाथ पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में उसको जो है कंपेंसेशन जो है मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया जाता है। उसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट। वो ये 1923 में दोस्तों आया था। ठीक है, ये कानून पूरे भारत में लगता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र में ये नहीं लगेगा। तो किस में नहीं लगेगा, जैसे पहले से ही कोई अगर किसी को कंपेंसेशन मिल रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। जैसे ESIC भी एक्ट है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, तो वो भी देता है कंपेंसेशन। तो जब जो आदमी जो मजदूर ESIC में पहले से कवरेज है उसका, उसको नहीं मिलेगा कंपेंसेशन एक्ट के तहत मुआवजा। ठीक है, समझ गए। तो ये कानून जो है केंद्र सरकार दोस्तों लेके आया और राज्य सरकार पे इसका जिम्मेदारी है, सौंपा गया इसको लागू करने का। ठीक है ना। तो इसमें जो भी आदमी डिसेबल हो जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो दो टाइप का डिसेबल हो सकता है। ठीक है, एक है अस्थाई आंशिक अशक्तता, मतलब टेम्पररी हो रहा है लेकिन पार्शियल हो रहा है, पूरा नहीं, कुछ समय बाद वो ठीक हो जाएगा, उसको बोलते हैं टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों अस्थाई आंशिक अशक्तता, जिसमें परमानेंट होगा लेकिन कुछ ही बॉडी का कुछ पार्ट डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अस्थाई आंशिक अशक्तता वह अशक्तता है जिसमें कर्मचारी को हर ऐसे नियोजन मतलब काम में उपार्जन मतलब कमाने का क्षमता स्थायी रूप से कम हो जाता है, जिससे वह दुर्घटना के समय में असमर्थ था। ठीक है, तो ये होता है। और आंशिक पूर्ण अशक्तता मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो ऐसा अशक्तता उसको है, वो अस्थायी है सबसे पहले और पूर्ण है, कंप्लीट है, फिर आदमी जो है वो काम नहीं कर पाएगा जो वो पहले कर रहा था, वो सभी कार्यों के लिए अस्थायी तौर पर असमर्थ कर देता है। और आंशिक में क्या होगा, वो काम वो नहीं कर पाएगा जो पहले कर रहा था। जैसे कोई ड्राइवर है, ठीक है, वो गाड़ी चला रहा था, मान लो उसका हाथ कट गया, तो अगर वो गाड़ी अब नहीं चला पाएगा तो उसको हम बोलेंगे आंशिक अशक्तता, और परमानेंट है। ठीक, कोई आदमी का क्या है, कोई आदमी था, ठीक है, पूरा बॉडी उसका डैमेज हो गया, कोई काम नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट दोस्त।
ये वाला, ठीक है, कोई काम नहीं कर पाएगा, सभी कार्यों के लिए असमर्थ कर देती है, ठीक है। मजदूरी क्या होता है दोस्तों, तो मजदूरी के लिए प्रिविलेज या जो भी बेनिफिट होता है उसको मजदूरी के रूप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस कानून में डिपेंडेंट आश्रित का डेफिनेशन है कि किसको हम लोग आश्रित बोलते हैं, क्योंकि पता है आपको जो मजदूर है उसको तो कवरेज है, उसको कवर होता ही इस एक्ट में। इसके अलावा जो डिपेंडेंट है दोस्तों उसको भी कवर मिलता है। तो कौन कौन मजदूर के अलावा और भी कौन कौन मिलता है, तो आश्रित पे जो भी मृत कर्मचारी के निम्नलिखित नातेदार का बोध होता है। तो कौन कौन होता है, अगर विधवा है उसकी वाइफ, नाबालिग या गोद लिया हुआ पुत्र या अविवाहित पुत्री, 18 वर्ष से अधिक उम्र का अगर कोई विकलांग बेटा है तो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई औरत मरती है तो उसका विधुर, विधवा माता को छोड़कर माता पिता, ठीक है ना, ये सब उसमें कवर होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। उतना मोटा मोटी हल्का हल्का याद होना चाहिए। तो क्षतिपूर्ति जो कंपेंसेशन देगा उसका जिम्मेदारी किस पे है दोस्तों, वो मालिक पे है, ठीक है। किस पे जिम्मेदारी है, कौन देगा, मालिक देगा, ठीक है। अब है कि जो क्षतिपूर्ति होगा तो उसके लिए कुछ योग्यता रहना चाहिए, कुछ कंडीशन होना चाहिए। तो पहला ये है कि उसका दुर्घटना होना चाहिए जॉब के समय, मतलब वो काम करते करते ही होना चाहिए, ये नहीं कि घर में दारू पी के सो गया या बीमार पड़ गया, नहीं, काम करते करते अगर उसको चोटिल हो रहा है तब, ठीक है। और अगर कोई दुर्घटना हो रहा है, जैसे मान लो आज दुर्घटना हुआ, ठीक है, और 3 दिन के बाद फिर वो आदमी ठीक हो गया, तब उसको कंपेंसेशन देने का ज़रूरत नहीं है। वही बोल रहा है, यदि उस दुर्घटना का प्रभाव कम से कम 3 दिन तक रहेगा तभी होगा, नहीं तो उसको क्षतिपूर्ति देने के लिए नियोजक जो है बाध्य नहीं होगा। अगर 3 दिन से ऊपर होगा तभी होगा, ठीक है। अब किस कंडीशन में क्षतिपूर्ति हम नहीं देंगे, तो पहला ही अगर दारू वारू पी के, नशीली मादक पदार्थ अगर पी के अगर वो काम कर रहा था तब, या जानबूझकर सुरक्षा नियम का उल्लंघन किया, मान लो कोई मशीन है उसमें जाना है कि उसमें नहीं जाना है उसको, लेकिन वो जाके खुद चोटिल हो गया तब नहीं दिया जाएगा। या जानबूझ के वो जैसे दुर्घटना, जानबूझकर जो मशीन में टकरा वकरा रहा है तब, तो उस केस में उसको देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। अब कितना अमाउंट देगा दोस्तों, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कितना होगा, तो देखिए अगर डेथ होता है, उस आदमी का डेथ होता है, तो जितना उसका मंथली वेज था उसका 50% या 50,000 रुपया, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको, ठीक है। अब ये जो 50,000 रुपया है, 50,000 है, इसको बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर सुधार लीजिए, ये कितना है, 1.2 लाख, मतलब 1,20,000 रुपये उसको दिया जाएगा, या तो 50,000 रुपया या तो 20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया, अगर वो डेथ होता है तब जो में उसमें से बड़ा होगा। उसके बाद जब अगर टोटल डिसेबलमेंट हो, अस्थायी पूर्ण अशक्तता उसका हो जाए दोस्तों, तो 60% जितना भी उसका होगा मंथली वेज, या 1,40,000 रुपये, तो इसमें कितना मिलेगा, 60% या 1,40,000, 1.4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 60,000 लिखा है, 60,000 नहीं है, कितना है, ठीक है दोस्तों। तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब मृत्यु होता है तो 50% या 1,20,000, अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो 60% या 1,40,000 बस। उसके बाद ये सब उतना काम का नहीं है, ठीक है। और अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट हो जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, अस्थाई, तो उसको 25% मिलता है, बस वही जानना। बाकी इतना जो राम कहानी लिखा हुआ है इसमें वो काम का नहीं, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है इस कानून में, ये लिखा गया है दोस्तों, भले मालिक का गलती नहीं भी हो, फिर भी अगर दुर्घटना उसका हो गया है और मजदूर का भी गलती नहीं हो, फिर भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है इसमें कि अगर मुआवजा उसको तब भी देंगे, ठीक है ना, भले वो प्रिकॉशन नहीं लिया हो, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दारू वारू पी लिया है तब नहीं, लेकिन नॉर्मल के केस में अगर मान लो प्रिकॉशन नहीं लिया फिर भी उसको दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। मतलब हेलमेट पहन के जाना था, नहीं गया, फिर चोटिल हो गया तो देना, लेकिन ना दारू वारू पी के जाएगा तब नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। और ये कानून तभी लगता है, ठीक है, जब उसमें, ठीक है, जब उसमें एक मज़दूर भी काम क्यों ना करे, अगर एक भी मज़दूर काम करे फिर भी ये कानून लगेगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ था आपका वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट। फिर इसमें हम लोग चेंज किए 2019 में, ठीक है, उस पर बाद उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, क्या क्या चेंज किए, काम का नहीं, समझ में आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे भी लिखा था कि अमाउंट जो है बढ़ा दिया 1,20,000 और 90,000 से 1,40,000 कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ट्रेड यूनियन एक्ट। तो इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, 15 मिनट 10-15 मिनट में आपको पढ़ा दिए थे ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आराम से, रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ESI एक्ट, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, ये भी आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ाया गया है। उसके बाद दोस्तों ये सब हम लोग को पढ़ा दिए हैं, ये ESIC एक्ट। फैक्ट्री एक्ट भी दोस्तों मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्लांटेशन लेबर एक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, जिसको बागान श्रमिक अधिनियम 1951 बोलते हैं। तो बागान आप समझते थे, बड़े बड़े जो अंग्रेज़ के टाइम में जो बड़ा बड़ा बागान होता था दोस्तों, चाय का, ये का, अभी भी है। तो उसके लिए जहाँ मज़दूर काम करते हैं, उसके हित के लिए एक प्लांटेशन लेबर एक्ट लाया गया था। ये पूरे भारत में है दोस्तों, लगता है ये कानून लागू है ना। तो इसमें क्या क्या काम का चीज़ है वो आपको समझना चाहिए। तो जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, उसमें ये लगेगा। ठीक है, अगर भारत सरकार चाहेगा या केंद्र राज्य सरकार चाहेगा तो केंद्र सरकार की परमिशन से पूछ के और भी किसी चीज़ में ये लगा सकता है। ठीक है, और जहाँ पे फैक्ट्री एक्ट पहले से लग रहा है दोस्तों, कारखाना अधिनियम किसी चीज़ में लगा हुआ है कोई बागान में, तो वहाँ पे आपको ये वाला कानून नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान देना है। मतलब याद रखिएगा एक चीज़ कॉमन, कि अगर कोई कानून लग रहा है और सेम चीज़ उसको कवर किया गया है, जैसे हम लोग पहले देखें, अगर कोई एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में पहले से है तो वो भी वही काम कर रहा है, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी वही काम कर रहा है, तो क्यों बार बार देना है उसको मुआवजा, क्षतिपूर्ति, है ना। इसलिए अगर फैक्ट्री एक्ट में कोई मजदूर कवर है और प्लांटेशन भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे फैक्ट्री में काम हो रहा है, वहाँ पे प्लांटेशन में काम हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए रिपीट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें मजदूर का कुछ कुछ कैटेगरी है। जैसे एडोलेसेंट किसको बोलते हैं, तो एडोलेसेंट उसको बोलते हैं दोस्तों, एडोलेसेंट वो होता है, कुमार वो होता है जो 14 से 18 साल के बीच का एज का हो, 14 साल कंप्लीट हो, 18 साल से नीचे। वयस्क वो होता है जो 18 साल से जिसका उम्र हो चुका है दोस्तों, 18 ईयर्स अगर हो चुका है अगर उसको, तो एडल्ट। और चाइल्ड किसको बोलते हैं, जो अभी 14 साल कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो जो 14 साल कंप्लीट नहीं किया है उसको बच्चा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दिन क्या होता है सबको पता है, ये सब उतना काम का नहीं है। प्लांटेशन मतलब मैंने बता दिया, चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, ये सब होता है। उसका है वही कि 25 एकड़ एरिया हो, 30 लोग कम से कम काम करें, ये सारा चीज़ है दोस्तों। उसके अलावा कोई वयस्क है, कोई बच्चा है या नहीं है, उसके जांच पड़ताल करने के लिए एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक डॉक्टर दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है, उतना काम का ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या मेन काम का था कि बागान बोलते किसको है, एडल्ट कौन होता है, वयस्क कौन होता है, युवा कौन है और बच्चा कौन है, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। अच्छा, फिर वर्कर का डेफिनीशन है, किसको हम मजदूर बोलेंगे, तो कर्मकार कौन हो सकता है, तो कर्मकार को सबको ये कवर करता है, चाहे वो कुशल हो या अर्धकुशल हो या अकुशल हो, लिपिकीय हो, कोई भी हो दोस्तों। अगर वो 750 रुपये से ऊपर कमा रहा है, यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, ये 300 नहीं है, ये कितना है 750। मैं सुधार के सब आपको दे दूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो जो भी 750 रुपये से ऊपर कमा रहा है, ठीक है, एक महीना में, वो इसके अंदर में कवर नहीं होंगे। ठीक है, बाकी सभी लोग इसके अंदर दोस्तों कवर हैं। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। ये सब काम करनी है कि चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है, ये सब है। बस ये याद कर लो कि चीफ इंस्पेक्टर, इसको अब कोई फैक्ट्री को जांच पड़ताल करना है, देखना है कि वहाँ पे वर्कर जो लेबर है प्लांटेशन में सही से ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है भारत केंद्र राज्य का सरकार जो है एक चीफ इंस्पेक्टर देखता है जो प्लांटेशन के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे पीने पानी का सुविधा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे लैट्रिन्स, यूरिनल्स, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन वैंटीन सब होना चाहिए। और कैंटीन कहाँ होना चाहिए, जहाँ 150 से ऊपर वर्कर काम करेंगे वहीं पे। क्रेच होना चाहिए। शिशु गृह कब, जब 50 से अधिक महिला मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं तब, ये याद रखना चाहिए। और क्रेच में जो होता है शिशु गृह में, बच्चा का उम्र कितना होना चाहिए, 0 से 6 साल के बच्चे को इसमें हम लोग रखते हैं दोस्तों शिशु गृह में, वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनके एजुकेशन के लिए भी फैसिलिटी होना चाहिए। जो भी बच्चा 6 साल से
12 साल की उम्र का है और उसके अगर माँ बाप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन बच्चे का संख्या, उन फैक्ट्री का मज़दूरों का संख्या 25 से अधिक है, तो उस बच्चे के पढ़ने के लिए प्लांटेशन के बगल में ही स्कूल होगा। समझ में आ रहा है? अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 साल तक है और वैसे बच्चे की संख्या 25 से अधिक है, तो उन बच्चे का पढ़ने के लिए प्लांटेशन के अगल बगल ही जो है शिक्षा स्कूल का स्कूल खोलना चाहिए, जिसके द्वारा फैक्ट्री के प्लांटेशन के मालिक के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ उसको रहने के लिए घर वर होना चाहिए। ये सारा चीज़ है दोस्तों। वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, याद रखिएगा, जिसको कल्याण पदाधिकारी बोलते हैं। जहाँ भी 300 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पे कल्याण पदाधिकारी का नियुक्ति जो है दोस्तों किया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। फिर वीकली आवर क्या है होगा, काम का नहीं है, हॉलीडे काम का नहीं है। जो काम का है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हॉलीडे क्या है, छुट्टी क्या है, काम का घंटा थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। बाकी मेन जो आपको है कि ये कोई भी चीज़ है तो उसका क्या प्रावधान है, कब होना चाहिए, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि शिशु गृह कब होना चाहिए, स्कूल सब कब होना चाहिए, धारा वारा इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना तनख्वाह के जो मज़दूर है उसमें कवर होंगे, बस वही सब याद होना चाहिए आपको। और जो है बार बार उसको पढ़िएगा आप, ठीक है। ये सब उतना काम का नहीं है दोस्तों। नोटिस ऑफ वर्क, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखिए दोस्तों, प्लांटेशन लेबर एक्ट में जो चेंज हुआ था 2010 में, तो हिंदी वाले में क्या है उसको चेंज करके ही दिया हुआ है। इंग्लिश वाले में अलग से एक्ट दे दिया गया है। तो ठीक है, आप जो उसमें जो गलत होगा, उसमें जो चेंज हुआ होगा, आप उसको यहाँ से करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों माइंस एक्ट, खनन अधिनियम। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब काम करनी है कि भारत में 80% से अधिक जो है खनन जो है पब्लिक सेक्टर करता है, सरकार करता है, ये सब उतना काम का नहीं है, ठीक है ना। अब मेन, अब इसे माइंस एक्ट है, तो माइन किसको बोलते हैं ये आपका होना चाहिए। इसमें कौन मजदूर कवर होते हैं, कितना उसका तनख्वाह होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी देता है, ये सब होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो माइंस में क्या क्या होता है दोस्तों, वो देखिए। माइंस को किसको बोलते हैं, तो माइन ऐसा के अंतर्गत कोई भी एक्सकेवेशन होता है या कोई भी खनिज जिसका हम लोग खुदाई करते हैं या उसको उत्खनन करते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है कमाना, व्यापार करना, उसी को दोस्तों हम लोग इसमें खदान बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, मतलब उसको बेच के पैसा कमाना। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए करते हैं तब ये कानून नहीं लगेगा। प्रोस्पेक्टिंग मतलब कोई चीज़ खोज, मान लो मिनरल है यहाँ पे है, तो वो आगे सबसे पहले खोजना पड़ेगा ना, है या नहीं है। तो उसके लिए अगर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसको लोग मिनरल करते हैं कि ये जानने के लिए कि वहाँ मिनरल है या नहीं है, तो उस समय जो भी हम लोग को मजदूर रखना पड़ेगा तो वो माइंस एक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मिनरल खोजा जा रहा है, प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है। लेकिन एक बार मिनरल मिल गया, फिर जाके माइनिंग कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, तभी होगा, माइंस एक्ट लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है दोस्तों, इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। वयस्क किसको बोलते हैं, जो 18 साल का एज हो गया है, ठीक है, वही खान में जॉब पा सकता है, याद रखिएगा, उसको वयस्क बोलते हैं, एडल्ट। चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है, तो चीफ इंस्पेक्टर जो है केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। देखिए, प्लांटेशन में कौन किया था, राज्य सरकार, और इसमें कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। और जो चीफ इंस्पेक्टर पूरे राज्य में एक होता है, और जो इंस्पेक्टर किसको होता है, तो उस जिला का जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो माइंस का इंस्पेक्टर भी होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। सर्टिफाइंग सर्जन मतलब एक डॉक्टर होगा, जिसको केंद्र सरकार जो है डिसाइड करेगी, क्योंकि माइंस एक्ट जो है केंद्र सरकार के अंदर में आता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। खनन कार्य की सूचना, अगर हमको माइनिंग करना है दोस्तों, तो माइनिंग करने से 1 महीना पहले मालिक जो है, एजेंट या प्रबंधन, एक रिटर्न लिख के जो चीफ इंस्पेक्टर है खदान का, उसको बताएगा कि हम जो है माइनिंग जो है खनन शुरू करने वाले हैं। तो 1 महीना पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ जैसे प्रावधान है, जैसे खदान में पीने का पानी होना चाहिए, शौचालय दोस्तों होना चाहिए, मेडिकल अप्लायंसेस, फास्ट एड, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, माइंस में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो याद रखिए, जब भी माइंस में एक्सीडेंट होगा तो उसको एक्सीडेंट होने के 72 घंटे के अंदर उसको बताना पड़ेगा खदान के मालिक को। किसको बताना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा 72 घंटे के अंदर,
उसका सबसे पहले तो देखिए, जब एक्सीडेंट हो गया उसका 72 घंटे के अंदर उसका जांच करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जांच नहीं कराता है तो उस पर कार्रवाई होगी। प्लस जब एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना, तो फिर उसको 7 दिन के अंदर खदान का जो मालिक है उसको बताना पड़ेगा, किसको? चीफ इंस्पेक्टर को, ये याद रखिएगा। 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा और 72 घंटा मतलब 3 दिन के अंदर जांच करवाना पड़ेगा, ठीक है। सही है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कितना आवर्स काम करने का लिमिटेशन है, क्या नहीं है दोस्तों, उतना काम का नहीं है कि कितना घंटा काम करवाया जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा 48 घंटा तक उसको एक दिन में काम कराया जा सकता है। 48 घंटा तक एक सप्ताह में वो काम कर सकता है और 9 घंटा एक दिन, उससे ज़्यादा नहीं। अगर करेगा तो फिर उसको ओवर टाइम ये सब मिलेगा, वो बस उतने, उससे ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। फिर कोई 18 वर्ष से अगर कम आयु का बच्चा है तो उसको खदान में अनुमति नहीं होगा दोस्तों काम करने का, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, याद रखिएगा 18 साल से कम व्यक्ति खदान में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और महिला जो होगी दोस्तों, वो 6 बजे सुबह से लेके रात के 5 बजे तक काम कर सकती है। और अगर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो 5 बजे से रात से लेके 10 बजे रात तक वो काम किया जा सकता है उससे, ठीक है। चलिए, बाकी से उतना काम का चीज़ नहीं है, ये सब काम का नहीं है दोस्तों। जो काम का था मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये आप ध्यान दे दीजिए दोस्तों कि अगर खदान में 50 से अधिक मजदूर अगर काम कर रहा है तो उसके लिए उन लोग के बैठने के लिए शेल्टर होम होना चाहिए, शेल्टर रूम होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए। जब मजदूर की संख्या 250 से अधिक है तब वेलफेयर ऑफिसर, 500 से अधिक अगर मजदूर किसी खदान में काम कर रहे हैं तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो वेलफेयर ऑफिसर 500 से अधिक, हम लोग पहले देखे थे कि 300 से अधिक था प्लांटेशन में, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ पूछता है ये 1 लाइनर वाला कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, बस ऐसा ही, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मात्र आपका 10 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से आएगा, ठीक है। तो वही पढ़िए जो काम का लग रहा है, उस बाकी नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा हो गया माइंस एक्ट ख़त्म, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले बोनस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, बोनस किसको मिलता है वो पता होना चाहिए, कितना मिलता है वो पता होना चाहिए, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ में याद करने का जो है इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा श्री M.R. मेहर, उसकी अध्यक्षता में बोनस आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, और उसी के सिफारिश पे बोनस भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लेके आया गया था। तो पूछेगा कौन सी समिति की सलाह पे, तो M.R. मेहर समिति की सलाह पे बोनस अधिनियम 1965 लाया गया था दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कुछ जो है परिभाषा है, क्या परिभाषा है? सबसे पहले एम्प्लॉय कौन होता है, किसको बोलेंगे बोनस किसको मिल सकता है, तो चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, हाथ से काम करे, मशीन से काम करे, जो भी मजदूर 21,000 से कम कमाता है वो बोनस एक्ट में आएगा। तो पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब उपयुक्त सरकार कौन होती है, तो ऐसे संस्थान जिनका औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अधिनियम के अनुसार जो है इसमें भी उपयुक्त सरकार होती है। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर तेल का खदान है या फिर जो है कोयला है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, तो उसके लिए उपयुक्त सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। वैसे इंडस्ट्री के लिए, बाकी चीज़ के लिए कौन होगा, राज्य सरकार, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उपयुक्त सरकार थी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट था, वही बोनस एक्ट में भी दोस्तों लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में बात होना चाहिए। अब बोल रहा है कि इसमें एक चीज़ होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं आवंटनीय अधिशेष, एलोकेबल सरप्लस, ठीक है। तो एलोकेबल सरप्लस हम लोग जो है मालिक की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो जो अगर ऊपर का अरेंजमेंट नहीं बनाया है कि इनकम टैक्स में कितना पैसा कटवाना है, क्या करना है, तो उसका 67% अगर कोई इंडस्ट्री है बैंकिंग, ठीक है, तो बैंकिंग को छोड़ के अन्य सभी कंपनी जो होगा वो जितना भी अधिशेष है उसका 67% तक बोनस दे सकता है,
ठीक है, और बाकी स्थिति में 60% तक एलोकेट कर सकता है बोनस के रूप में। समझ में आया? सिंपल सा चीज़ है, और वैसे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लीजिएगा कहीं भी अगर आ जाए एलोकेबल सरप्लस तो 60 से 67%, ठीक है, 67% 60%, वो इतनी तरह याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन एलिजिबल होगा बोनस के लिए? तो जो भी 21,000 तनख्वाह कमाएगा और कम से कम अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन तक अपना काम कर रहा है, वही उसी को बोनस मिल सकता है। और किसको बोनस नहीं मिलेगा दोस्तों? तो उसको बोनस नहीं मिलेगा जो फर्जी तरीक़ा से या चोरी चमारी करके फैक्ट्री का नुकसान किया है, ठीक है, प्रतिष्ठान की संपत्ति को तोड़ फोड़ किया है, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर अब बोल रहा है सकल लाभ का आकलन, तो कितना हम लोग लाभ देखेंगे दोस्तों? कोई भी फैक्ट्री है तो जितना लाभ होगा उसी के अकॉर्डिंग देगा ना बोनस, ठीक है, तो ये काम का उतना नहीं है। ठीक है, अब देखिए अवेलेबल सरप्लस जो हम लोग बोले थे अधिशेष, तो कि कैसे नापते हैं? तो जितना भी कंपनी को लाभ हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, उसमें से जितना कंपनी ने टैक्स दिया तो बाकी जो उसके पास बचा है उसी को एलोकेबल सरप्लस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, जो आवंटनीय अधिशेष क्या होता है? तो जितना वो उसका लाभ हुआ उसमें से जितना उसने डायरेक्ट टैक्स दिया, प्रत्यक्ष कर दिया, तो जो बचा उसको बोनस बोलते हैं। तो कितना दे सकता है वो बोनस टोटल का? तो जितना भी उसके पास बचा है एलोकेबल सरप्लस, उसका 67% दे सकता है अगर बैंकिंग को छोड़कर अन्य कंपनियाँ, ठीक है, और बाकी स्थिति में 60%। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब मिनिमम बोनस दोस्तों कितना देगा? तो जो भी मज़दूर का वेतन होगा उसका 8.33% उसको बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मज़दूर 15 वर्ष से कम एज का है, ठीक है, तो उसको कम से कम 60 रुपये बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर 15 वर्ष से अधिक है तो कम से कम बोनस 100 रुपये मिलना चाहिए। और नॉर्मल केस में 8.33% दोस्तों। समझ में आया? तो वही है, 8.33% मिलना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितना मिल सकता है दोस्तों? तो मैक्सिमम बोनस जो मिल सकता है वो 20%, ये आप याद रखिएगा। 8.33% से लेकर 20% तक मैक्सिमम बोनस 20% दोस्तों मिल सकता है। ठीक है, और मिनिमम कितना मिलेगा? 8.33%, 8.33%। ठीक है, और ये बच्चा वाला और ये बूढ़ा वाला हो गया। चलिए 100 और 60। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब बोनस कब दिया जाएगा दोस्तों? तो जब भी अकाउंटिंग पीरियड समाप्त होगा, ठीक है, उसके 8, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, उसके 8 महीने के अंदर उसको देना पड़ेगा, और अधिक से अधिक आपको 2 साल के अंदर उसको देना ही पड़ेगा। 8 महीने के अंदर दे दीजिए, और मान लो किसी नहीं दे पाते हैं तो विशेष कंडीशन में 2 साल के अंदर आपको देना पड़ेगा दोस्तों बोनस। ठीक है, समझ गए ना? आगे देखते हैं दोस्तों। ये सब काम का नहीं है, इंस्पेक्टर ये सब काम का नहीं है। ठीक है, ये उतना काम का नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा बोनस से रिलेटेड था। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी फैक्ट्री में 20 या 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं वहाँ पे ये कानून लग जाता है। प्लस जहाँ भी 21,000 से तनख्वाह 21,000 तक तनख्वाह है वहाँ पे ये कानून लग जाएगा। मतलब 20 मजदूर होना चाहिए और 21,000 रुपया उनका तनख्वाह होना चाहिए। उससे अगर अधिक हुआ 21,000 से अधिक तब नहीं लगेगा ये बोनस हमारा कानून। ठीक है, लेकिन मजदूर की संख्या कम से कम 20 होना चाहिए और तनख्वाह मैक्सिमम 21,000 होगा, तभी बोनस एक्ट मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 8.33%। ठीक है, चलिए, और मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20%, है ना। अब देखते हैं दोस्तों पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग उपादाय संदाय अधिनियम, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ग्रेच्युटी को भेंट या उपहार बोला जाता है। मतलब अगर कोई आदमी बहुत एक फैक्ट्री में मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, ये फैक्ट्री में बहुत दिन से काम किया है, कर रहा है, तो मालिक इसको क्या कर रहा है, चूँकि ये अपना समर्पण कर दिया है अपना बहुत समय टाइम एक फैक्ट्री में, उसके लिए मालिक जो है उसको उपहार स्वरूप जो पैसा देता है उसको ग्रेच्युटी बोलते हैं दोस्तों। उसी को क्या बोलते हैं? उपादान। ठीक है, समझ में आ गया आपको ग्रेच्युटी क्या होता है? तो ग्रेच्युटी का मतलब अगर देखेंगे तो भेंट या उपहार होता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या प्रावधान है दोस्तों? ये कहाँ कहाँ लगता है, ये कानून कहाँ कहाँ लगेगा? तो देखिए, ये एक्ट लगता है सभी फैक्ट्री में, सभी खदान में, सभी ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, सभी जगह दोस्तों लगता है। ठीक है, सभी जगह लगा जाएगा। तो इसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, मैंने बताया था, उपयुक्त सरकार। तो अगर आपका माइन है, ऑयल फील्ड है, प्लांटेशन है, पोर्ट है, रेलवे है, तो उसके लिए जो
उपयुक्त सरकार होगा दोस्तों, पतन खान तेल रेल कंपनी, उसके लिए उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार होता है, चाहे कोई भी कानून हो, ठीक है। जो लेबर लॉ जितना भी है, इन सभी चीज़ के लिए पतन खान तेल रेल ये सब के लिए उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है। अब बाकी चीज़ों के लिए राज्य सरकार है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें किसको मिलता है ग्रेच्युटी? तो देखिए, कोई भी कर्मचारी को मिलेगा, खाली उसको प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षु तो कुछ समय के लिए रहता है, अप्रेंटिस जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय मतलब सभी लोग, अप्रेंटिस को छोड़ के जो तनख्वाह पे काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो मैनुअल काम कर रहा है या फिर आपको हाथ से काम कर रहा है, चाहे मशीन से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सभी होते हैं, चाहे वो कुशल हो अकुशल हो, हाथ से काम करे, पर्यवेक्षक हो, यांत्रिक हो, लिपिक हो, कोई भी हो, तो उसको कर्मचारी कहा जाएगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट उपदान वाला कानून में, ठीक है। एम्प्लॉयर कौन होता है? तो सिंपल बात है, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, ये सब का मालिक को ही एम्प्लॉयर बोलते हैं दोस्तों। मतलब जिस भी फैक्ट्री का है, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट का है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, फैक्ट्री का क्या डेफिनीशन इसमें लिखा है? फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का वही डेफिनीशन है जो फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब परिवार का क्या डेफिनीशन है, तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मेजर पोर्ट्स ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो काम का है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑयल फील्ड का क्या मतलब है, प्लांटेशन का क्या मतलब है, पोर्ट का क्या मतलब है, रेलवे का क्या मतलब है, ये सब कोई काम का मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रेच्युटी मिला जाता है, ठीक है, उसी को ग्रेच्युटी मिलेगा जो कम से कम 5 साल उस कंपनी में काम किया है, ठीक है, तभी उसको ग्रेच्युटी मिलने का हकदार होगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा ग्रेच्युटी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कितना साल? 5 साल, ठीक है। नॉट लेस देन 5 ईयर, मतलब कम से कम 5 ईयर उसका होना चाहिए, ठीक है। और कितना ग्रेच्युटी मिलेगा, कितना उपदान मिलेगा, वो डिसाइड करेगा भारत सरकार दोस्तों, ठीक है। तो वही है, भुगतान का शर्त क्या है, उसको 5 साल होना चाहिए, या फिर उसकी अगर डेथ भी हो जाती है दोस्तों सेवा काल में सर्विस करते करते, तो भी मिल सकता है ग्रेच्युटी। अगर मान लो एक्सीडेंट के कारण वो डिसेबल हो जाता है, अपंगता होता है, तो भी मिल सकता है, या इसको गंभीर बीमारी हो गया तो भी मिल सकता है। कब उसका जो है ग्रेच्युटी छीन लेगा, नहीं देगा, जब वो मान लो उसको बर्खास्त किया गया और डिसमिस किया गया हो, या उसको अनैतिक था, या तोड़फोड़ किया है फैक्ट्री में, या जानबूझ के संपत्ति का नुकसान किया, तब उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल सकता। वो बोल नहीं सकता कि हमें ग्रेच्युटी दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। तो कितना ग्रेच्युटी मिलता है दोस्तों? तो जितना भी मान लो कोई मज़दूर है, वो उसका कर्मचारी है, ठीक है, समझे, तो हर 1 साल के लिए जितना साल सर्विस वो किया है, उसका हर साल के लिए 15 दिन का तनख्वाह कैलकुलेट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष की सेवा के बदले 15 दिनों की मजदूरी होगा। 5 साल अगर काम किया है तो 1 साल के लिए 15 दिन, अगर मान लीजिए उसको तनख्वाह मिलेगा 15 दिन का, तो 5 साल के लिए उसको कितना तनख्वाह मिलेगा दोस्तों? 2.5 महीने का, है ना। कितना तनख्वाह मिलेगा? 2.5 महीने का मिलेगा ना। 1 साल के लिए अगर 15 दिन का मिल रहा है, तो 2 साल के लिए कितना होगा? 30 दिन का, मतलब 1 महीने का, 4 साल के लिए 2 महीने का, और 5 साल के लिए 2.5 महीने का। अगर कोई 10 साल काम किया है तो 1 साल के लिए जो है 15 दिन, तो 10 साल के लिए कितना? 150 दिन। 150 दिन को अगर चेंज करेंगे महीना में तो आ जाएगा 5 महीना, तो 5 महीने को उसको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कम से कम 5 साल उसका होना चाहिए सर्विस। और मिलेगा कितना? तो हर 1 साल के लिए 15 दिन का तनख्वाह मिलेगा। तो जितना साल भी वो सर्विस किया होगा उसको 15 से गुना कर देंगे तो उतना दिन का उसको तनख्वाह दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर कोई मज़दूर है, ठीक है, जो मौसमी इंडस्ट्री में काम करता है, मतलब कोई इंडस्ट्री जो सीजनल हो, जो पूरे साल भर काम नहीं करता है, किसी सीज़न में काम करता है, मौसमी सीज़न में, तो उसके लिए 15 दिन की जगह 7 दिन का हम लोग लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का राशि है इस तरह से, मासिक मजदूरी जितना है उतना इंटू 15, कितना दिनों की संख्या, ठीक है, इंटू प्रति वर्ष कितना दिन वो सेवा किया, इंटू उसका मजदूरी कितना था, ठीक है। तो सिंपल है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है। इस कानून में प्रावधान है कि दोस्तों कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर 1 साल तक सेवा कर देता है, 1 साल तक जॉब कर लेता है, तो वो अपना जो है नॉमिनेशन दे सकता है, किसी आदमी को नामजद कर सकता है कि मेरा जब 5 साल हो जाएगा तो मान लो हम नहीं रहेंगे या मर जाएंगे तो इसको ग्रेच्युटी दीजिएगा। तो ये मतलब वो कब कर सकता है? कम से कम उसका 1 साल का कार्यकाल, 1 साल का जॉब वो किया होना चाहिए, तभी उसको नॉमिनेशन करने का, नामजद करने का पावर है दोस्तों, ठीक है।
इसी एक्ट में प्रावधान है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, कंपलसरी इंश्योरेंस का। कंपलसरी इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो कंपनी है दोस्तों, कोई भी फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उसका जो एम्प्लॉयर है दोस्तों, उसको LIC से अनिवार्य रूप से बीमा लेना पड़ेगा, तभी जाके, और उस बीमा का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके LIC उसको ग्रेच्युटी देगा दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा फैक्ट्री के मालिक को या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के मालिक को LIC के पास, तभी जाके वो पैसा जो है एक ग्रेच्युटी के रूप में संस्था को दिया जाएगा, वो उस आदमी के द्वारा, आदमी को, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इस एक्ट को देखने के लिए, ठीक है, इंस्पेक्टर लोग होते हैं दोस्तों, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लो क्या क्या, तो आप समझ गए ना कि ग्रेच्युटी किसको मिलता है, ठीक है, और फिर कितना उसका जो है अमाउंट होना चाहिए, ग्रेच्युटी कब नहीं मिलेगा, ये सब आपको क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, इस एक्ट में 2010 में चेंज किया गया था पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, उसमें ये बोल दिया सरकार ने कि मैक्सिमम कितना उपादान दिया जा सकता है। तो हिंदी मीडियम वाले में नहीं लिखा हुआ है PDF में, उसमें लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम ग्रेच्युटी जो पहले दिया जाता था वो दिया जाता था 3.5 लाख तक हम दे सकते थे, ठीक है, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया। अब मैक्सिमम ग्रेच्युटी जो दिया जा सकता है वो दिया जाता है दोस्तों 10 लाख तक, 10 लाख तक ग्रेच्युटी हम दे सकते हैं, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट तो आपको, ठीक है, 15 दिन वाला और 7 दिन वाला जो है सो है, मैक्सिमम कितना ग्रेच्युटी दे सकते हैं, तो मैक्सिमम दे सकते हैं 10 लाख तक, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, समझ गए। तो हमारा ग्रेच्युटी एक्ट खत्म हो गया दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसमें सिंपल है दोस्तों, कुछ जानना उतना नहीं है। इसमें यह चीज़ है, कोई अगर आदमी है, कोई औरत है, अगर सेम काम कर रहा है तो उसको सेम तनख्वाह मिलना चाहिए दोस्तों। यही इस एक्ट का मूल मंत्र है कि सेम काम के लिए सेम पारिश्रमिक, ठीक है। ये सभी चीज़ के लिए लगेगा, कोई भी फैक्ट्री हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी फैक्ट्री हो, सबके लिए लगता है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो अब इसमें भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो उपयुक्त सरकार, तो मैंने बता दिया, उपयुक्त सरकार अगर रेलवे है, बैंकिंग है, ठीक है, माइन है, ऑयल फील्ड है, मेजर पोर्ट है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उपयुक्त सरकार, बाकी के लिए राज्य सरकार, ठीक है। और इसमें उतना कुछ जानने का नहीं है। और इसमें देखिए, इसमें लिखा है पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन। तो रिम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है वो आपको ये समझना चाहिए। तो रिम्यूनरेशन का मतलब बेसिक वेज, ठीक है, या जिसको सैलरी बोलते हैं, और भी जो उसको इमोल्यूमेंट, जो भी फैसिलिटी दिया जाता है कैश में या सामान में, सभी चीज़ रिम्यूनरेशन के अंदर होगा, मतलब तनख्वाह तो होगा ही, इसके अलावा और भी जो भी सुख सुविधा दिया जाता है, चाहे वो कैश में हो या सामान के रूप में हो, उसको रिम्यूनरेशन दोस्तों बोलते हैं, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, इस एक्ट को में सलाह देने के लिए, ठीक है, और महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए सरकार जो है एडवाइजरी कमेटी बनाती है। तो राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। हमें जानना ये है कि एडवाइजरी कमेटी में 10 से कम लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है, और उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, जिसमें से आधा जो है महिला होना चाहिए, ठीक है, उसी को सलाहकार समिति बोलते हैं दोस्तों। तो कम से कम 10 सदस्य होनी चाहिए और आधी महिलाएं होनी चाहिए। और इसको बनाता कौन है, तो उपयुक्त सरकार दोस्तों बनाती है, ठीक है, सिंपल है। चलिए समझ गए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों में से जो भी बनाता है वो बनाता है, दोनों बना सकता है, ठीक है। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में दोस्तों वही था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कानून पढ़ते हैं। तो इक्वल रिम्यूनरेशन में क्या था, रिम्यूनरेशन क्या होता है, पारिश्रमिक क्या होता है वो, और सलाहकार समिति, बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ठीक है, बस। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा हम लोग का चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, बाल श्रम प्रतिषेध निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या जानना चाहिए हमें। सबसे पहले कानून में क्या बोल रहा है कि चाइल्ड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे ये कानून लगेगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चाइल्ड कौन होता है, ठीक। तो चाइल्ड बोलते हैं ऐसा बच्चा को, ऐसा व्यक्ति को जिसका 14 साल पूरा नहीं हुआ, मतलब 14 साल से कम छोटे जो बच्चे रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, चाइल्ड, ठीक है। पहला तो ये पता होना चाहिए। और उपयुक्त सरकार वही होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए, राज्य सरकार किसके लिए, वही चीज़, सेम चीज़ है, सब कानून में वही होगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ में लगता है, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, खाने वाने का स्थान हो, सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है उसमें, ठीक है दोस्तों। बाकी ये सब उतना काम का नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ दिया गया है कि 14 साल से
के कम बच्चे कहाँ कहाँ उनको नौकरी नहीं हो सकता है, काम उनसे नहीं करवाया जा सकता है। रेलवे यात्री, माल या डाक या परिवहन में, मतलब रेलवे में आप उसको काम नहीं करा सकते हो, ठीक है, आप ये उसको ध्यान से सुनिए। रेलवे में नहीं कर सकते हो, ढुलाई उलाई का कारखाना में नहीं कर सकते हो, हथकरघा ये सब में, पावर लूम नहीं कर सकते हो, खान और खदान में नहीं किया जा सकता है, गोताखोरी में नहीं कर सकते हैं, सर्कस में, हथियारों की देखभाल में, ढाबा होटल में ये सब नहीं कर सकते, घरेलू श्रमिक या नौकर के रूप में नियोजन नहीं हो सकता। ये था 1986 का कानून। अब इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, हम लोग देखेंगे उसको क्या चेंज हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, प्रतिषेध किया गया है, मतलब इसमें क्या किया है दोस्तों, प्रोहिबिशन, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या किया गया है, बीड़ी बनाना, कालीन बुनाई, सीमेंट वीमेंट में, अबरख की कुटाई, चमड़ा वमड़ा में नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार को एडवाइस देने के लिए, ठीक है, एक समिति बनाई जाती है जिसको बोलते हैं बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी समिति दोस्तों। तो इसके बारे में पूछ सकता है कौन इसके सदस्य होते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले ये हमें जानना है कि केंद्र सरकार इसको बनाता है दोस्तों, ठीक है। क्यों बनाता है, क्योंकि सरकार को बाल श्रम से रिलेटेड जो है एडवाइस देता है ये, ठीक है। तो इसमें 10 सदस्य हो सकते हैं और एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, और इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। तो एक चेयरमैन होगा और 10 से अधिक जो है सदस्य इसके नहीं हो सकते, और सबकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस एक्ट में ये लिखा है दोस्तों, अगर 15 साल से 18 साल का बच्चा है तो उसको किशोर बोलते हैं, ठीक है। तो किशोर से 6 घंटे से अधिक काम हम नहीं करवा सकते एक दिन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ उनके लिए जो है अच्छा से रजिस्टर एक मेंटेन होना चाहिए, स्वास्थ्य का, हेल्थ का, सेफ्टी का ध्यान दिया होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर वो किसी साफ़ सफाई वाले चीज़ में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसका पूरा इंतजाम होना चाहिए ताकि उसको जो है दिक्कत विक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये एक्ट है दोस्तों, उसमें एक फ़ंड बनाने का बात किया गया है जिसका नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, ठीक है। इसमें एक या एक से अधिक जिला में ये फंड बनेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें पैसा जो है प्रत्येक बालक एवं किशोर के लिए 15,000 रुपये जो है पैसा जमा किया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड। किसी बच्चा को या किशोर को अगर किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में रखा गया हो कहीं, तो उसको फिर पुनर्वास के लिए हर बच्चे के लिए जो है 15,000 रुपया सरकार जो है उसके लिए फंड में डाल देती है, इस फंड में डाल देती है उसके कल्याण के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ताकि उस फंड से उन बच्चे का कल्याण दोस्तों हो सके, ठीक है, क्लियर है। और इस कानून में जो है जानने का ज़रूरत नहीं है, कुछ और भी याद कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी MCQ हम करवाएंगे तो उससे और भी आपका जो है कुछ चीज़ छूटेगा तो नहीं, क्योंकि इस पर PDF में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ छूटता है तो वो MCQ के थ्रू जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एक्ट में 2012 में चेंज हुआ था, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो ऑटोमोबाइल में, गाड़ी घोड़ा इंडस्ट्री में, बीड़ी बनाने में, कारपेट बनाने में, हैंडलूम में, पावर लूम में, माइंस में, डोमेस्टिक वर्क में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उनका प्रावधान है कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं वो काम करेंगे घर का, लेकिन सिर्फ स्कूल के बाद, स्कूल जाने के बाद, स्कूल का जब टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही वो घर में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उसको बोला गया है एडोलेसेंट, किशोर बोला गया है। और उनके लिए बोला गया कि वो काम तो कर सकते हैं 14 से 18 साल के बच्चे, लेकिन हजारडस में नहीं कर सकते, मतलब जो ख़तरनाक चीज़ होगा उसमें नहीं कर सकते। तो हजारडस का, किस चीज़ को हजारडस बोलते हैं, हजारडस में 3 चीज़ शामिल है, याद रखिएगा। खदान हजारडस में आता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो ज्वलनशील सब्सटेंस होता है वो हजारडस में आता है, और हजारडस प्रोसेस खतरनाक प्रक्रिया, ये 3 चीज़ ही हजारडस में शामिल है, ठीक है। तो जो बोला गया कि जो बच्चे होंगे तो वो ये सब में तो काम ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन जो किशोर है, जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो हजारडस में नहीं करेंगे। मतलब जो 3 मैंने बताया, खदान, हजारडस सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ये 3 चीज़ में नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों। बाकी पेनाल्टी कितना है वो सब काम का हमारा नहीं है, ठीक है, क्लियर है।
ये आपको ध्यान देना है। और जो 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना, वो काम कर सकते हैं। पहले था कि पूरा बंद था, लेकिन वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सीरीज में, थिएटर वेटर में काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल के समय के बाद एक तो ये लिखा है, और घर वाले में भी काम कर सकते हैं। अगर किसी का ढाबा है, उसके बाबूजी का ढाबा है, उसके फैमिली का, रिलेटिव का, तो वो कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ठीक है। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसके बारे में देखते हैं। बहुत सिंपल सा कानून है और बहुत इम्पोर्टेंट कानून है ना। तो महिलाओं का कोई महिला जो है जॉब करती है, तो उस जहाँ पे जॉब करती है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, यौन उत्पीड़न ना हो, उनको बचाने के लिए ये कानून लाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 के तहत ये कानून लाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी, और आर्टिकल 15 क्या है, सरकारी नौकरी में जो है सबको समानता होना चाहिए। आर्टिकल 21 है जीने का अधिकार, ठीक है, और अच्छे से जीने का अधिकार, खाली सांस लेने का अधिकार नहीं, गरिमा के साथ। और किसी के साथ अगर यौन शोषण हो रहा है तो वो गरिमा से नहीं रहेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये कानून लाया गया, ताकि जो बदमाशी करते हैं उनका डंडा किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए देखिए बोला गया है कि जितने भी एम्प्लॉयर होगा, जो भी नियोक्ता होगा, मालिक होगा फैक्ट्री का, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का, ये सभी जगह लगता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कुछ भी हो दोस्तों। तो वहाँ पे जितना भी कोई भी मालिक होगा, वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा, आंतरिक शिकायत समिति, ठीक है। ये बनाएगा, कौन बनाएगा, मालिक, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आंतरिक परिवाद समिति दोस्तों। कौन बनाता है, फैक्ट्री का या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का मालिक बनाता है। उसमें कम से कम 10 लोग जो उसके सदस्य होंगे दोस्तों, कम से कम 10 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कम से कम 10 लोग होंगे और आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। हाफ ऑफ देम शुड बी वीमेन। तो आधे से अधिक क्या होने चाहिए, वीमेन। आधे, कम से कम आधे क्या होनी चाहिए, महिला। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया, फैक्ट्री का मालिक बनाएगा अपने फैक्ट्री में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जहाँ पे वो कंप्लेन कर सकती है, और उसमें आधे से अधिक महिलाएं होनी चाहिए। और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो बनाता है LCC, लोकल कंप्लेंट कमेटी। तो याद रखिएगा, लोकल कंप्लेंट कमेटी जिला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाता है, ठीक है। और एम्प्लॉयर बनाता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है। अब ब्लॉक में भी अगर ज़रूरत है तो वहाँ भी DM जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो आपका बना सकता है लोकल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कौन बनाता है, फैक्ट्री का मालिक। और लोकल कंप्लेंट कमेटी कौन बनाता है दोस्तों, DM बनाता है, ठीक है। तो ये जो कंप्लेंट कमेटी बनता है, चाहे वो इंटरनल हो या लोकल हो, उसको सिविल कोर्ट का पावर होता है। सिविल कोर्ट का पावर समझते हैं, उसको सज़ा देने का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन सिविल कोर्ट का पावर मतलब वो किसी को बुला के पूछ सकता है, वो बोल सकता है हमको ये वाला चीज़ लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये बोल सकता है, उसको बोलते हैं सिविल कोर्ट। तो जो भी कंप्लेंट कमेटी बनती है दोस्तों, उसको सिविल कोर्ट का पावर होता है, ठीक है। और अगर कोई नहीं बनाता है, इस कानून में दोस्तों डोमेस्टिक वर्कर भी शामिल है, मतलब जो नौकर नौकरानी होती है वो भी इस कानून में दोस्तों शामिल है। समझ में आ गया। और चाहे वो कर्मचारी रेगुलर हो या टेम्पररी हो, अस्थाई हो, डेली वेज पे काम करे, मतलब कोई भी आदमी, कोई भी औरत जिसके अगेंस्ट अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसको यहाँ पे बांस किया जाएगा, सीधा सा बात है, ठीक है। यहाँ से तक कि दोस्तों संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, सभी यहाँ पे कवर है, ठीक है। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनता है दोस्तों, है ना, जो आंतरिक परिवाद कमेटी बनता है, उसका हेड कौन होता है, तो उसका हेड होगा सबसे सीनियर महिला जो उस फैक्ट्री में होगी, वो महिला होनी चाहिए। सीनियर में मतलब सीनियर लेवल पे जो महिला है, मतलब एज में सीनियर नहीं, पोस्ट पे सीनियर, अगर महिला है तो वही होगी। अगर महिला नहीं है तो उनमें से बाकी जो लोग जो बचे हैं, उनमें से जो है कोई भी आदमी चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। वो महिला होनी चाहिए बस, अगर सीनियर महिला है तो, नहीं तो बाकी जो भी बचे हैं उनमें से कोई भी जो है जो अच्छे पोस्ट पे है वो बन सकता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मेंबर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है आपको। जो भी उसका अध्यक्ष बनेगा या जो भी उसका सदस्य बनेगा दोस्तों, उसका कार्यकाल 3 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है।
तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो सदस्य होते हैं या जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जो कंप्लेन कर सकती है दोस्तों वो कब कर सकती है, तो जब भी उसके साथ गलत हुआ है उसके 3 महीना के अंदर जो है वो कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, और अगर चाहेगा अधिकारी, है ना, तब ये जो टाइम है अगर उसके बाद भी वो करती है तो फिर भी जो है वो अगर चाहेगा तो स्वीकार कर सकता है। लेकिन अभी जो टाइम है कि जब भी उसके साथ गलत होता है तो 3 महीना के अंदर वो कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, तो ये पूरा जानकारी था दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट पे। ठीक है, इसको अच्छे से आप PDF से एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी इंक्वायरी होता है, जो जांच पड़ताल करता है कमेटी, वो 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर जो है कंप्लीट होना चाहिए। जब भी वो कंप्लेन की, देखिए कंप्लेन कब कर सकती है वो, जब भी उसके साथ घटना हुआ उसके 30 दिन के अंदर। ठीक है, और वो कंप्लेन कर दी तो वो कब तक अपना जांच पड़ताल करके कंप्लीट कर लेगा कमेटी, वो 90 दिन के अंदर। ये आपको ध्यान देना है कि 90 दिन के अंदर उसका जो भी जांच पड़ताल है वो कमेटी कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज़ था जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के बारे में आपको जानना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ILO के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था, वर्सैली का जब संधि हुआ था दोस्तों, है ना, वर्साई का संधि, तो उसके बाद जो है 1919 में ILO बना था दोस्तों। ठीक है, और 1946 में यूनाइटेड नेशन जो संघ था दोस्तों, इसको एक स्पेशल इंस्टीट्यूट के रूप में जो है मान्यता प्राप्त किया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 1946 में ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी दोस्तों बनी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1919 में बनी थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 1944 में जो दोस्तों फिलाडेल्फिया का डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, फिलाडेल्फिया का डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, जिसमें ILO को 10 जो है उद्देश्य दिया गया। तो क्या वही दिया गया, पूर्ण रोजगारी देने का, वर्कर को अच्छे से जो है उसके स्किल का ध्यान देने का। तो ये सारा चीज़ है जो उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया 1944 में आया था, जो ILO से रिलेटेड है। ILO इस डिक्लेरेशन से नहीं बना, इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया, उद्देश्य दिया गया ILO को। ILO जिस चीज़ से बना है वो है वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्से। ठीक है, जो 1919 में हुआ था। समझ में आ गया आपको। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ILO है वो त्रिपक्षीय संस्था है, मतलब ट्राइलेटरल इंस्टीट्यूट है। इसमें 3 लोग होते हैं। कौन कौन, एक होता है सरकार, ठीक है, दूसरे पक्ष होता है मजदूरों का प्रतिनिधि, और तीसरा पक्ष होता है मालिकों का प्रतिनिधि। तो ये आपको ध्यान देना, तो इसलिए इसको ट्राईपार्टाइट इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो ILO कैसा है, ट्राईपार्टाइट इंस्टीट्यूशंस। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे ILO का ऑर्गन के बारे में। ILO का श्रम संगठन जो होता है उसका कौन कौन सा अंग होता है। ठीक है, तो ILO का 3 अंग होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो एक होता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद इसका एक गवर्निंग बॉडी होता है। ठीक है, और दूसरा होता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ILO का मेन जो सबसे ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो ILO का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च अंग है। ठीक है, जो इसकी संसद के रूप में काम करता है। संसद में क्या होता है, डिस्कशन होता है किसी चीज़ पे, कानून बनता है। तो उसी तरह ILO का जो कानून बनता है वो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में होता है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक जो सदस्य होता है देश, जो भी इसका मेंबर है दोस्तों, जो कंट्री इसका मेंबर है, वो भाग लेने के लिए 4 प्रतिनिधि, 4 रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। ठीक है, जिसमें से 2 सरकार का होता है और एक होता है एम्प्लॉयर का और एक होता है एम्प्लॉय का। तो हर देश 4 लोगों को भेजता है, जिसमें से 2 लोग सरकार के लोग होते हैं और एक होता है एम्प्लॉयर की तरफ से और एक होता है वर्कर की तरफ से। तो टोटल कितने हो गए, 4 लोग। तो जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है ये सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो हर साल इसका मीटिंग होता है। एक देश 4 लोगों को भेजता है। ठीक है, जिसमें से 2 होता है सरकार की तरफ से, एक होता है एम्प्लॉयर की तरफ से और एक होता है एम्प्लॉय की तरफ से। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या करता है दोस्तों, पॉलिसी बनाने का काम करता है। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों, उसका जो ILO का जो हेड होता है,
ठीक है। ILO का जो हेड होता है डायरेक्टर जनरल, वही इसके कॉन्फ्रेंस को हेड करता है, ठीक है, और वही उसका 5 साल के लिए वो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो ILO का अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की जो अध्यक्षता करता है वो ILO का डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है, जो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसमें डिस्कशन होता है वर्कर का क्या वेज होना चाहिए, बोनस, सेफ्टी वेफ्टी पे डिस्कशंस होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन होने के बाद उस डिसीजन पे दोस्तों फिर वोटिंग होता है, और वोटिंग होने के बाद फिर जो डिसीजन लागू किया जाता है उसको कन्वेंशन या रिकमेंडेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो सिंपल सा बात है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो कॉन्फ्रेंस है उसका वही सब काम है कि कितने क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए लेबर का, मेंबर कितना कंट्रीब्यूशन देगा, कितना उसका बजट होगा, ये सारा चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। यही जो ILO इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है जब मिलता है तो ये डिसाइड करता है कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन होगा, जो इसका गवर्निंग बॉडी होगा उसके मेंबर कौन होंगे 3 साल के लिए, ये सब डिसाइड करता है। समझ में आ गया ना। तो सिंपल सा चीज़ है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे तो आपको पूरा क्लियर कट पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसका एक गवर्निंग बॉडी होता है। तो मीटिंग तो हो गया, और वो एक बार मीटिंग करके 1 साल में चले गए, और साल भर उस मीटिंग पे काम होता है दोस्तों, डिस्कशन होता है, ठीक है। जिस तरह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मीटिंग ले लिया, कानून बना दिया, कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव करता है, और एग्जीक्यूटिव साल भर काम करता है। उसी तरह गवर्निंग बॉडी जो होता है वो नॉन पॉलिटिकल, को उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, नॉन लेजिस्लेटिव, वो कानून नहीं बना सकता, वो जो होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी टाइप का होता है, जो इम्प्लीमेंट करता है, फैसला को लागू करता है, जो भी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जो भी फैसला होता है उसको लागू करता है। इसी गवर्निंग बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शासी निकाय, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यकारिणी के रूप में कार्य करता है, एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है। प्रारंभ में इसका जो मेंबर था दोस्तों वो 24 लोग था इसमें, ठीक है, लेकिन अभी कितने इसके मेंबर हैं दोस्तों, 56। तो 56 जो मेंबर हैं किसके हैं, गवर्निंग बॉडी का, ILO का जो गवर्निंग बॉडी होता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है। तो अभी कितने लोग हैं, 56 लोग। 56 में से जो 28 लोग हैं दोस्तों वो सरकार के हैं, और जो एम्प्लॉयर का है 14 और एम्प्लॉई का है 14। तो टोटल 56 लोग हैं गवर्निंग बॉडी में। तो 28 हो गया सरकार की तरफ से, 14 हो गया एम्प्लॉय की तरफ से, और 14 हो गया एम्प्लॉयर की तरफ से। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2:1:1, ठीक है। तो वही 2:1:1 में रेशियो में होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो 28 लोग सरकार की तरफ से होंगे उसमें 10 लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाता है, कौन, मेंबर स्टेट उसके करते हैं जो वो सदस्य राज्य करते हैं जिसमें इंडस्ट्री, और इनका कार्यकाल होता है 3 साल का। तो आप समझ लो गवर्निंग बॉडी में 56 लोग होते हैं, ठीक है, 28 होते हैं उसके सरकार की तरफ से, बड़े बड़े जो देश होता है इंडस्ट्री वाला उसकी तरफ से, 14 होता है आपका एम्प्लॉय की तरफ से, 14 होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, और इनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 3 साल का होता है, ठीक है। काम क्या है, तो वही गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। तो काम इसका क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जो भी मीटिंग है उसका एजेंडा सेट करना, डिसीजन पे काम करना, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना। यही जो गवर्निंग बॉडी होती है दोस्तों वो ILO का डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है, ठीक है। बजट का स्क्रूटिनाइज करना, ये सब चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है ना। फिर तीसरा बॉडी है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं आगे, है ना। तीसरा बॉडी जो होता है दोस्तों ILO में, तो 2 बॉडी आप समझ गए, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो कायदा कानून बनाता है उसको लागू करता है गवर्निंग बॉडी, और तीसरा होता है जो उसका सचिवालय के रूप में काम करता है ILO का, उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ठीक है। उसका नाम क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, ठीक है, जो सेक्रेटेरिएट के रूप में ILO का सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करता है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। जो ILO का डायरेक्टर जनरल होता है वही इसका CEO भी होता है दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। इसका क्या काम है, वही सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, सरकार को बताना कि ये कानून बनाया ILO ने, और वो कानून पे निगरानी रखना कि लागू हो रहा है नहीं, कोई रिपोर्ट लाना, वही सब बोल बचन इसका काम है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो ये था दोस्तों ILO के बारे में, ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज़ है। देखिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे मीटिंग होता है, डिस्कशन होता है, तो कोई भी चीज़ लागू तभी होगा, ठीक है, जब उसमें जितने भी लोग थे उसके 2/3 लोग उस पर वोटिंग कर देंगे, ठीक है, तब वो लागू हो जाएगा। तो लागू होने के बाद फिर वो जाता है दोस्तों सरकार के पास,
अलग अलग देश का सरकार के पास जाता है। फिर जब वो सरकार साइन कर देता है तब वो लागू होता है। सिंपल सा बात है। कोई भी से कोई चीज़ है, ठीक है, ये तभी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस से पास हुआ माना जाएगा जब उसके 2/3 सदस्य जो है उस पर वोट कर देंगे। तो जब ये पास हो गया वहाँ से, उसके बाद राज्य हर देश के पास जाता है। जब देश उसको रेटिफाई कर देता है, साइन कर देता है, तब जाके जो है ये लागू होता है। दोस्तों समझ में आ गया? तो याद रखिएगा 2/3 लोगों का, जो भी सदस्य देश हैं, उसका बहुमत चाहिए, तभी कोई भी कन्वेंशन, कोई भी रिकमेंडेशन एडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, सिंपल है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो ILO में ने अलग अलग कन्वेंशन है दोस्तों, है ना, अभी समय है तो बस नाम याद रख लीजिएगा। फोर्स्ड लेबर के लिए 29 नंबर का है, 100 वाला याद कर लीजिएगा। ये समान पारिश्रमिक है, इक्वल रिम्यूनरेशन वाला है। इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया है तो आप इसको हिंदी मीडियम वाला जो है दोस्तों यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, तो 100 वाला याद कर लीजिएगा, इक्वल रिम्यूनरेशन। उसके बाद मिनिमम वेज वाला याद कर लीजिए 138, भेदभाव के लिए 111। बस एक बार आप पढ़ लो ताकि आपको अगर कन्फ्यूज़ करने देते, मैच करने देते तो आप आसानी से इसको क्लिक कर लीजिएगा, है ना। एक चीज़ याद रख लीजिएगा दोस्तों, भारत में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है ऑफिस है, हर देश में लगभग होता है, बड़े बड़े देश में। तो ILO का जो ऑफिस है वो 1928 में दोस्तों इंडिया में खुला है। ठीक है, तो ये हमारा ILO के बारे में था दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत सरकार का जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बस थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो वही है, ये मिनिस्ट्री है जो है वो श्रम एवं रोजगार के लिए ध्यान देती है दोस्तों, और वही एम्प्लॉयर के बीच का जो हित है उसको ध्यान देती है, उनके राइट्स को बचाती है। ये सब बात है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है दोस्तों, क्या क्या करती है क्या क्या नहीं करती है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, पॉलिसी बनाती है, लेजिस्लेशन बनाती है, सेफ्टी, हेल्थ और वर्कर का कल्याण का बात बोलती है दोस्तों, महिला और वीमेन पे ध्यान देती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध पे ध्यान देती है। इंडस्ट्रियल अगर डिस्प्यूट होता है, औद्योगिक विवाद होता है, तो उसका भी निपटारा करती है। तो कैसे करती है? तो उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाती है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, औद्योगिक प्राधिकरण बनता है, नेशनल ट्राइब्यूनल बनाती है, लेबर कोर्ट बनाती है। तो ये सब काम करती है। श्रम और रोजगार का डाटा देती है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी देती है, वर्कर का शिक्षा का बात करती है दोस्तों। तो ये सब करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला चीज़ लेबर ब्यूरो के बारे में। ठीक है, तो लेबर ब्यूरो जो होता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। इसका काम क्या है? तो जितना भी डेटा होता है दोस्तों, चाहे वो तनख्वाह से रिलेटेड हो, अर्निंग प्रोडक्टिविटी से, लेबर टर्नओवर से, वो उसको पब्लिश करती है। तो इसको समझ लीजिए, पूरा डेटा जो पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, वो लेबर ब्यूरो ही करती है दोस्तों। तो यह श्रम संबंधी अध्ययन और सर्वेक्षण के साथ साथ कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का भी आवश्यक सहायता प्रदान करती है, और श्रम संबंधी सभी दस्तावेज दोस्तों ये प्रकाशन करती है। सिंपल सा बात है। तो ये है लेबर ब्यूरो दोस्तों। ठीक है, तो लेबर ब्यूरो का फंक्शन वही है, लेबर इंटेलिजेंस मतलब जानकारी प्राप्त करना, श्रम से रिलेटेड संबंधित, और रिसर्च करना लेबर पे, श्रम पे। और मिनिमम वेज जो एक्ट है दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो सब ये इकट्ठा करती है। ठीक है, सिंपल सा बात है, और उतना कुछ काम का नहीं है। इसके अलावा और भी देखेंगे तो याद कर लीजिए, कुछ पब्लिशन भी निकालती है, कुछ बुक्स भी निकालती है, जैसे भारतीय श्रम जर्नल, भारतीय श्रम सांख्यिकी, भारतीय श्रम वर्ष पुस्तक और श्रम अधिनियम। तो जहाँ जहाँ श्रम है, इसका मतलब कौन लेके आती है? लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो। ठीक है, सिंपल। चलिए अगला दोस्तों है जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जो श्रम से रिलेटेड है, उसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में सबसे बड़ा संस्था है। ठीक है, तो श्रम मंत्रालय में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय इसका नाम है, रोजगार विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के समन्वय के लिए एक सर्वोच्च संगठन है जो औद्योगिक प्रशिक्षण के साथ साथ महिलाओं के लिए ध्यान देता है दोस्तों। सिंपल है, रिसर्च करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करता है। कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग दोस्तों। ठीक है, एक फैक्ट याद कर लिए, जो ITI आप सुने हैं दोस्तों, जी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो होता है, औद्योगिक ट्रेनिंग जो संस्था होता है, ITI बोलते हैं। तो ITI अगर कोई यूनियन टेरिटरी में है ना, ठीक है, तो जो ITI आती है दोस्तों, वो किसके अंदर में आता है? वो राज्य सरकार के अंदर में आता है या केंद्र शासित प्रदेश
का जो सरकार होता है उसके अंदर में आता है, ये आपको ध्यान देना है। भारत सरकार के अंदर में ITI नहीं आती है। इसको कंट्रोल कौन करता है, राज्य सरकार या तो यूनियन टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, तो जो डायरेक्टर जनरल हम लोग देखे थे यही इसको ऑपरेट करता है दोस्तों, कुछ जगह में जहाँ डायरेक्ट कंट्रोल होता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में वो राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी के अंदर में आता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अब जिस चीज़ का आप तैयारी करने जा रहे हैं एग्ज़ाम का, उस संस्था के बारे में पढ़िए जहाँ मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो उसका नाम है दोस्तों एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। क्या है EPFO, उसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, EPFO का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का भविष्य निधि है। मतलब जब वो आदमी जॉब करता है तो कुछ पैसा उसके तनख्वाह से कटता है और कुछ पैसा मालिक जमा करता है। ठीक है, फैक्ट्री का मालिक है, जहाँ भी वो काम करता है वहाँ दोनों पैसा जमा होते रहता है और उसके गवर्नमेंट उसके अकाउंट में जमा करते रहती है। ठीक है, और उस पर ब्याज भी देती है। और जब वो आदमी रिटायर होता है या अगर उसको रिटायरमेंट के जब जॉब करा उसी समय कुछ पैसा चाहिए तो निकाल सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसका नाम ही है भविष्य निधि। ऐसे निकालना नहीं चाहिए बीच में पैसा, लेकिन अगर ज़रूरत है तो निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका नाम है दोस्तों EPFO। ठीक है, तो EPFO एक संस्था है दोस्तों, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है, ठीक है, एक बोर्ड होता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे लोग सदस्य होते हैं। भारत सरकार का मंत्री इसका भी सदस्य होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक बोर्ड बनता है, नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। उसको EPFO असिस्ट करता है, मतलब सहायता प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। EPFO जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एक वैधानिक संस्था है, मतलब कानून से बनी है, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 से। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखती है, मतलब प्रशासनिक रूप से इसको कंट्रोल करती है। वैसे EPFO जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्यों ऑटोनोमस है, क्योंकि EPFO को आपको पता है कि हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का तनख्वाह भारत सरकार नहीं देती है, पता होना चाहिए आपको। मैं काम करता हूँ EPFO में, तो वेतन कौन देता है, सैलरी कौन देता है, वो भारत सरकार नहीं देती है, सैलरी देता है EPFO खुद। EPFO आपको पता है खुद पैसा जनरेट करता है, खुद से पैसा कमाता है ना। कहाँ से कमाता है, तो मालिक जो पैसा मजदूर का काट के रखता है और कुछ पैसा मालिक जो जमा करता है इक्वल अमाउंट में, वही कुछ पैसा EPFO एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज जो फैसिलिटी वो देता है प्रोविडेंट फंड का, इसलिए कुछ पैसा चार्ज करता है एकदम 0.something% में। ठीक है, तो उस वही पैसा जो है धीरे धीरे एक्युमुलेट होते रहता है और उसी से जो है तनख्वाह जो है EPFO देता है। भारत सरकार से हम लोग का वेतन नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो EPFO का फंक्शन क्या है, तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है दोस्तों उसको असिस्ट करता है। ठीक है, कंपलसरी प्रोविडेंट फंड जो स्कीम है हमारा 1952 का, उसको मॉनिटर करने में काम आता है। पेंशन स्कीम जो है 1955 का, और अभी तो जो है आपका 1995 का जो पेंशन स्कीम है दोस्तों उसको भी मॉनिटर करने काम आता है। और एक और स्कीम होता है EPFO का 3 स्कीम होगा। जब आप जॉब करेंगे तो 3 योजना होता है जो EPFO दोस्तों लागू करवाता है। एक है प्रोविडेंट फंड, एक है पेंशन स्कीम और एक है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये तीनों स्कीम के बारे में उतना जानना ज़रूरी नहीं है आपको। ठीक है, तो जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है EDLI इसको बोलते हैं, EDLI एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो जब कोई आदमी सर्विस कर रहा है और उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, तब उसको ये वाला बीमा योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, जब जॉब करेगा और मृत्यु हो जाएगा जॉब में तब। प्रोविडेंट फंड तो समझ गए, और पेंशन स्कीम क्या होता है, जब रिटायरमेंट के बाद पेंशन उसको मिलता है। ठीक है, तो तीनों योजना को EPFO दोस्तों लागू करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो वही लिखा है देखिए, मृत्यु के स्थिति में EDLI और सेवानिवृत्ति के समय पेंशन लाभ ये सब दिया जाता है दोस्तों। और मृत्यु हो जाएगा तो उसको पेंशन जो जितना मिलता था उसकी डिपेंडेंट वाइफ को, जो विधवा है, उसको भी 50% पेंशन दोस्तों मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है आपका EPFO से रिलेटेड। ठीक है, और उतना डिटेल में नहीं जाना है। बाकी जो EPF एक्ट है उसके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हूँ, तो वहाँ से आप जो है देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ से आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो संस्था है दोस्तों बॉडी है उसका नाम है चीफ लेबर कमिश्नर, मुख्य श्रम आयुक्त। ठीक है, तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर मैंने बताया था। ठीक है, उसके सलाह पे दोस्तों भारत में चीफ लेबर कमिश्नर 1945 में बना था दोस्तों। इसका मेन काम क्या था, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है
उसको सेटल करना। तो प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर का जो लॉ है उसको लागू करना, श्रम कानून को लागू करना, ये सब उसका काम था दोस्तों। समझ में आ गया। साथ ही साथ पहले इसमें 3 लोग थे, एक थे श्रम आयुक्त, ठीक है, और 3 क्षेत्रीय आयुक्त में विभक्त था। इसका जो हेड क्वार्टर दोस्तों वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, समझ में आ गया। अगला जो चीज़, तो इसका जो काम क्या है, काम वाम क्या है, तो ये औद्योगिक विवाद का निपटारा काम करता है, श्रम कानून को लागू करता है, तुरंत जो है त्वरित न्यायी कार्य करना, श्रम संघ का सदस्यता, जैसे जो ट्रेड यूनियन है उसका जो मेंबरशिप है उसका जांच वाँच करता है। फिर न्यूनतम मजदूरी, जो न्यूनतम मिनिमम वेज के लिए एडवाइजरी बोर्ड होता है दोस्तों, उसका बैठक का आयोजन करना, शिकायत का जांच करना, ILO का जो प्रस्तुत जो रिपोर्ट जारी करता है उसको तैयार करने में थोड़ा मदद करता है ये। तो ये सारा चीज़ है, बस इतना ही आप याद रखिएगा चीफ लेबर कमिश्नर के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक संस्था है दोस्तों ESIC, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना दोस्तों। तो कर्मचारी राज्य बीमा जो योजना है दोस्तों, एक प्रकार का सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, जिसके तहत जो श्रमिक होता है दोस्तों, वर्कर होता है, उसको सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है। इसमें मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों। मेडिकल बेनिफिट, अगर वो बीमार हो गया, उसके बाद टेम्पररी और परमानेंट उसका डिसेबलमेंट हो गया, उसका अर्निंग कैपेसिटी, कमाने का क्षमता लॉस हो गया, ये सब मिलता है दोस्तों उसको, ठीक है। और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। और ये जो रेट है वो चेंज हो गया है, तो कितना है रेट अभी मैंने ऑलरेडी आपको दोस्तों बता दिया है पहले के लेक्चर में। तो उसको देखिएगा, ESIC का एक्ट करके पढ़ाया है प्लेलिस्ट में, लेबर लॉ का प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से बना दिया हूँ ऑलरेडी, तो वहाँ से आप उसको ESIC को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो भी खर्चा पानी होता है मेडिकल के लिए, जो भी खर्चा करता है ESIC, उस खर्चे को श्रमिक और जो हमारा स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, राज्य बीमा निगम है, और राज्य सरकार 7 और 1 के अनुपात में वहन करती है। केंद्र सरकार से कोई भी पैसा ESIC नहीं लेता है, ठीक है। किससे पैसा लेता है, राज्य सरकार से, ठीक है, समझ में आया। तो श्रमिक और राज्य बीमा निगम 7 देता है, 7 पार्ट, और जो 1 पार्ट है वो आपका राज्य सरकार देती है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, उसका नाम है VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो एक दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है लेबर के लिए, नाम है VV गिरी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो VV गिरी थे दोस्तों वो कौन थे, भारत के राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, और थे तो कितने नंबर के थे ये बताइए, ठीक है, क्योंकि लेबर से रिलेटेड है तो आपसे पूछ सकता है, और उसके पहले और बाद का भी आपको याद होना चाहिए। तो ये बताइएगा VV गिरी अगर राष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे, तो उसके पहले कौन था और उसके बाद कौन था, और कितने नंबर के थे ये बताइए। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एजुकेशन के लिए, ये सारा चीज़ ये करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में एक ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों, 1974 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो आपका नटरास है। नटरास EPFO में कुछ लोगों का ट्रेनिंग जो होता है नटरास में होता है, दिल्ली में। इसका नाम है दोस्तों नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो नाम ही है, ट्रेनिंग देती है किस में, सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है। इसको दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वही ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, बस उतना आपको याद रखिए। इसका ILO IIM जो होता है, IISA VV गिरी इंस्टीट्यूट से टाई अप है, सहयोग करती है लेबर को, सोशल जो एम्प्लॉय होता है उसको, ऑफिसर होता है उसको सोशल सिक्योरिटी में ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे नेशनल कमीशन ऑन लेबर, राष्ट्रीय श्रम आयोग। तो श्रम को लेके भारत सरकार ने बहुत सारा आयोग बनाया है दोस्तों। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब संवैधानिक संस्था है दोस्तों, ठीक है। तो जो पहला लेबर कमीशन लेबर में के लिए में बनाया गया था, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, याद रखिएगा 1966 में बनाया गया था, और इसके हेड थे, अध्यक्ष थे इस कमीशन के, नाम था PV गजेंद्र गडकर, ठीक है, PV गजेंद्र गडकर, बस इतना ही याद कर लो। पहला का अध्यक्ष था गडकर, बस उतना याद नहीं करना है पूरा नाम, गडकर याद कर लो, गडकर, ठीक है। तो 66 में बना था और 69 में ये रिपोर्ट दिया।
रिपोर्ट दिया तो लेबर का जो भी समस्या था, चाहे वो संगठित क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में, ठीक है, दोनों को ये बारे में अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है, दूसरा कमीशन दोस्तों बना था 1999 में, इसने रिपोर्ट दिया 2002 में। अब वर्मा साहब, रविंद्र वर्मा साहब इसके अध्यक्ष थे। बस दो चीज़ याद कर लो, और याद कर लो नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, कानून पे बना था। दो बना था, एक बना था आपका 66 में और एक बना था 99 में। कैसे याद करेंगे? 66 को उल्टा क्या होता है? अगर देखिएगा 6 को उल्टा लिखोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 66 में बना है, रिपोर्ट दिया था 69 में, एक 99 में बना है, रिपोर्ट दिया था 3 साल बाद। दोनों 3 साल बाद रिपोर्ट दिया, 66 से 69 3 साल बाद, 99 से 2002 3 साल बाद। इसके थे गडकर साहब, इसके थे वर्मा साहब, बस इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, वेज बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट होते हैं दोस्तों, पत्रकार होता है, उनका तनख्वाह को रिवाइज करने के लिए, कितना उनको तनख्वाह मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, फिक्स करने के लिए वेज बोर्ड होती है। ठीक है, तो विभिन्न कारणों से वेतन निर्धारण के संबंध में आने वाली समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने वेतन बोर्ड का दोस्तों, वेज बोर्ड का गठन किया। इसके अंतर्गत सभी आते हैं, श्रमिक आते हैं, नियोक्ता आते हैं, स्वतंत्र सदस्य आते हैं दोस्तों। ठीक है, सिर्फ वेज बोर्ड जो होता है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट, जो अभी जर्नलिस्ट काम कर रहा है, और नॉन जर्नलिस्ट अखबार और समाचार एजेंसी के श्रमिक को छोड़कर सभी बोर्ड गैर वैधानिक होते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वेज बोर्ड समझ में आ गया। वेज तनख्वाह का रिवीजन करने के लिए सरकार जो वेज बोर्ड बनाती है ना, तो वो जो वेज बोर्ड होता है दोस्तों, वो कुछ कानून के द्वारा बनता है और कुछ जो है कानून के द्वारा नहीं बनता है, मतलब कुछ स्टैट्यूटरी होता है, कुछ नॉन स्टैट्यूटरी होता है। ठीक है, तो जो सिर्फ वेज बोर्ड पत्रकार के लिए बनता है, जर्नलिस्ट के लिए बनता है, और नॉन जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर के लिए जो बनता है, मतलब न्यूज़ के लिए जनरली जो बनता है, न्यूज़ के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, वही सिर्फ स्टैट्यूटरी होता है। बाकी जितने भी वेज बोर्ड बनाए जाते हैं सब नॉन स्टैट्यूटरी होता है। मतलब समझिए, जो चीज़ समाचार से रिलेटेड है उसके लिए जो वेज बोर्ड बन रहा है दोस्तों, सिर्फ वही जो है आपका स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है, बाकी सभी चीज़ क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी है। ठीक, भारत सरकार ने 2007 में जर्नलिस्ट के लिए एक स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड बनाया था, जिसका चेयरमैन थे दोस्तों जस्टिस मजीठिया। जस्टिस मजीठिया थे, 2007 में बना था। तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले कि मजीठिया चीज़ किसके अंडर में था, चेयरमैन कौन थे दोस्तों वेज बोर्ड का, तो आप मार सकते हैं 2007 में वेज बोर्ड का चेयरमैन थे जस्टिस मजीठिया। ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट दिया दोस्तों 2010 में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इंडेक्स रिव्यू कमेटी। तो देखिए, आपको पता है कि जो मज़दूर होता है दोस्तों, इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, तो उसका तनख्वाह जो होता है महंगाई के अनुसार चेंज होना चाहिए ना। तो कितना % महंगाई भत्ता होगा, जिसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, वो किस चीज़ से लिंक होगा, तो उसके लिए एक कमेटी बनाया जाता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स रिव्यू कमेटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडेक्स रिव्यू कमेटी। ठीक है, और हाल ही में जीके चड्ढा के अंडर जो है प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल जो है उसका सदस्य थे। पता है आपको, प्रधानमंत्री एडवाइजरी काउंसिल होता है दोस्तों, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसके सदस्य थे जीके चड्ढा। उसी की अध्यक्षता में इंडेक्स रिव्यू कमेटी, सूचकांक समीक्षा समिति बनाया गया दोस्तों। और ये जो सूचकांक समीक्षा समिति है वो नॉन स्टैट्यूटरी है, मतलब अवैधानिक है, गैर संवैधानिक है या गैर वैधानिक है। ठीक है, वेज बोर्ड क्या था, समाचार के लिए वैधानिक, लेकिन ये क्या है, गैर संवैधानिक। ठीक है, तो कमेटी रिव्यू करता है, और सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जो महंगाई को नापता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उसको ध्यान में रख के फिर वो अपना सलाह देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लेबर रिफॉर्म के बारे में, श्रम सुधार। ठीक है, आपको पता है कि हाल ही में सरकार ने 4 लेबर कोड लेके आया दोस्तों, 4 लेबर कोड। ठीक है, तो कौन कौन सा लेके आया था, तनख्वाह भी कोड ऑन वेजेज लेके आया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेके आया था, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेके आया था, और एक और लेके आया है 4। ठीक है, तो सबके बारे में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला जो कोड है, तो धीरे धीरे सबको हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो लेबर होता है दोस्तों, वो आपका समवर्ती सूची में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना पाता है। तो इसके कारण क्या हुआ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते गया,
और अभी जाके ऐसा हाल हो गया कि दोनों मिला के जो है 200 से 300 तक कानून है दोस्तों लेबर के लिए। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जितना कानून होगा उसको पालन करना उतना डिफ़िकल्ट है। फिर कोई फैक्ट्री लगेगा भी नहीं, बोलेगा कि यार इंडिया में क्यों फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ तो इतना सारा कानून को फॉलो करना पड़ता है। कानून को फॉलो करने में लोगों को दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री को दिक्कत ये है कि यार इतना सारा कानून होगा तो कितना चीज़ हम बार बार डॉक्यूमेंट लाते रहेंगे, है ना। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, जितना भी केंद्र सरकार का कानून था 44 के आसपास केंद्र सरकार का कानून था, सबको मर्ज कर दिया और 4 कोड में डिवाइड कर दिया। तो पहला कोड हम लोग पढ़ेंगे कोड ऑन वेजेज के बारे में। कोड मतलब समझ लीजिए कानून, रूल, ठीक है, जिसको बोलते हैं मजदूरी संहिता, द कोड ऑन वेजेज 2019, ठीक है दोस्तों। तो इस कोड का मेन फीचर वही था कि जो मिनिमम वेज है दोस्तों वो सभी वर्कर को एक समान दे देना, सबको प्रोवाइड करवा देना, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो। तो यह संहिता संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने तथा न्यूनतम मजदूरी के सार्वभौमिकीकरण यूनिवर्सलाइजेशन के उद्देश्य के लिए था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसमें कौन कौन सा कानून था। सबसे पहले देखिए, ये जो कोड ऑन वेजेज बिल है ये तनख्वाह भी रेगुलेट करेगा और बोनस भी करेगा सभी एम्प्लॉयमेंट में, और सबको समान जो है पारिश्रमिक भी देने का बात बोलता है, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, बिजनेस में हो, मैन्युफैक्चर में हो, ठीक है। तो पहले जो 4 कानून थे दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949, बोनस मजदूरी अधिनियम 1965 और सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो चारों को मर्ज कर दिया गया, मतलब चारों को मर्ज करके या हटा के एक कोड ऑन वेजेज लाया गया। तो आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोड ऑन वेजेज में कौन से 4 कानून को मर्ज किए हैं। तो याद रख लीजिएगा, मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ वेजेज, मिनिमम वेजेज, बोनस और रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। तो ये चारों चीज़ को मर्ज कर दिया गया। इस कोड ने केंद्र सरकार को पावर दिया है कि वो मिनिमम वेज को डिसाइड कर सकता है पूरे इंडिया में और राज्यों के लेवल पे भी, ठीक है। और तो सरकार क्या, केंद्र सरकार को पावर दे दिया गया है कि न्यूनतम मजदूरी को डिसाइड कर देगा पूरे स्टेट, पूरे राज्य में और पूरे इंडिया में। और राज्य सरकार को लेकिन पावर है कि वो या तो अपना राज्य में न्यूनतम मजदूरी इतना ही डिसाइड करे या उससे ऊपर भी करे, ठीक है। तो राज्य सरकार अगर चाहे तो केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी डिसाइड किया गया है उससे अधिक वेज भी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते हैं। तो मजदूरी संहिता ने केंद्र सरकार को संपूर्ण देश के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु सशक्त किया है। हालांकि यदि राज्य चाहे तो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी अपने अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ कहाँ कवर होगा, तो यह सभी एम्प्लॉय को कवर करेगा, सभी श्रमिकों को, चाहे वो रेलवे, खान, तेल हो। तो ये रेलवे हो, खान हो, तेल में हो, इन सभी क्षेत्रों में जो मजदूर काम करते हैं उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा, ठीक है। रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड में कितना न्यूनतम मजदूरी होगा उससे डिसाइड करेगा केंद्र सरकार, और बाकी चीज़ों के लिए राज्य सरकार, ठीक है। तो जो वेज है दोस्तों, मजदूरी, ठीक है। तो मजदूरी में क्या क्या चीज़ शामिल है, तो मजदूरी में शामिल है उसका सैलरी, उसको अलाउंस जो भी भत्ता दिया जाता है वो, और बहुत सारा चीज़। लेकिन इसमें क्या क्या शामिल नहीं है वो आपको इम्पोर्टेंट है याद करना। तो याद रख लीजिए, वेज में आपको बोनस शामिल नहीं है, ठीक है। ये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस जो आने जाने का किराया दिया जाता है वो सब शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है फ्लोर वेज का, ठीक है। तो फ्लोर वेज का क्या होता है, फ्लोर वेज का मतलब वही जो भारत सरकार डिसाइड कर देती है ना फ्लोर वेज की, उससे नीचे कुछ नहीं, उससे नीचे आप नहीं दे सकते। राज्य चाहे तो उससे नीचे, उससे ऊपर दे सकती है, तो फ्लोर वेज होता है। तो फ्लोर वेज का निर्धारण केंद्र सरकार करता है, और ऐसा नहीं हो कि पूरे इंडिया में एक ही फ्लोर वेज होगा। अलग अलग क्षेत्रों में चूँकि महंगाई का स्तर अलग है, जीवन यापन का, रहने का खर्चा अलग है, तो अलग अलग क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में भारत सरकार अलग अलग फ्लोर वेज डिसाइड कर सकती है, ठीक है। जब भी वो फ्लोर वेज डिसाइड करेगी केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार सबसे पहले केंद्र सरकार को चाहिए कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है और जो राज्य सरकार है उससे सलाह मशवरा ले ले, ठीक है। तो फर्श मजदूरी निर्धारण करने से पूर्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्र सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी से परामर्श ले सकती है दोस्तों। तो जो ये
फ्लोर वेज है दोस्तों, वो 5 साल में एक बार संशोधित किया जा सकता है, जबकि अभी जो वर्तमान कानून के अनुसार 2 साल में संशोधित किया जाता है। तो अभी तो 2 साल में किया जाता है फ्लोर वेज, लेकिन जब ये कानून कोड ऑन वेजेज में लिखा गया है कि 5 साल में उसको संशोधित हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो केंद्र सरकार ने डिसाइड कर दिया फर्स्ट मजदूरी फ्लोर वेज, न्यूनतम मजदूरी अगर ऊपर में देखें माइन है, रेलवे ऑयल है, इसके लिए केंद्र सरकार डिसाइड करेगी और बाकी के लिए राज्य सरकार डिसाइड करती है। मतलब न्यूनतम मजदूरी केंद्र और राज्य सरकार दोनों डिसाइड कर सकता है, लेकिन फ्लोर वेज से कम नहीं होगा। फ्लोर वेज से राज्य सरकार चाहेगी तो ज़्यादा कर सकती है, उससे कम उसे घटा नहीं सकती है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो अभी प्रेजेंट में फ्लोर वेज सरकार ने डिसाइड किया 100 रुपया, और मान लो न्यूनतम मजदूरी उस एरिया में 120 रुपया था, ठीक है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये नहीं बोल सकती है कि नहीं अब न्यूनतम अब जो है फ्लोर वेज 100 रुपया है और हम तुमको पहले 120 देते थे तो अब घटा के हम 100 रुपया करते हैं, वो नहीं कर सकती है। जो अभी दे रही है उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, फ्यूचर में अगर डिसाइड कुछ कर रही है, ठीक है, तो उसको बाद में फिर वो चेंज कर सकती है, लेकिन पहले जो उसको न्यूनतम मजदूरी मिल रहा था अगर वो फ्लोर वेज से अधिक है तो उतना ही मिलेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो जो न्यूनतम मजदूरी का जो निर्धारण होता है दोस्तों वो कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो मिनिमम वेज जो भी डिसाइड हो जाता है उससे नीचे मालिक जो है नहीं दे सकता है, ठीक है। और मिनिमम वेज को सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार डिसाइड करती है, या तो वो टाइम के हिसाब से कर दे कि एक दिन में न्यूनतम मजदूरी इतना होगा, या महीने के हिसाब से कर दे, या फिर पीस के हिसाब से कर दे कि इतना कोई चीज़ बना रहा है तो उस एक चीज़ बनाने के लिए न्यूनतम मजदूरी इतना है। मतलब कोई कालीन बना रहा है और कालीन पीस से अगर बन रहा है तो उससे भी न्यूनतम मजदूरी पीस के हिसाब से भी डिसाइड हो सकता है कि इतना से अधिक जो है इतना कम आपको, इससे कम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये डिसाइड होने के बाद 5 साल में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो समय पे भी हो सकता है, टाइम पे भी, या पीस के आधार पे भी, उत्पादन के आधार पे भी दोस्तों हो सकता है। तो न्यूनतम मजदूरी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करते समय श्रमिकों की कुशलता, स्किल और कार्य की कठिनाइयों का भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा भी बोला है कि मतलब स्किल भी देखेंगे और डिफ़िकल्टी भी देखेंगे। मान कोई डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, कोई अगर चूड़ी बनाने वाला उद्योग में काम कर, चूड़ी कितना मतलब समझ रहे हो ग्लास से बनता है, वो पिघलाना पड़ता है, तो डिफ़िकल्ट काम है। और कोई स्किल वाला अगर काम है मान लो रोबोट वाला, तो उसके लिए न्यूनतम मजदूरी अलग होना चाहिए, है ना। तो उसके आधार पर भी सरकार जो है डिसाइड करेगा, ये सब बोला गया है। फिर ओवर टाइम का भी प्रावधान है। अगर कोई देखिए सेंटर और राज्य सरकार फिक्स कर सकती है कि कितना घंटा जो है एक दिन में आपको काम करना चाहिए। अगर उससे अधिक कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम दोस्तों मिलेगा, ठीक है, अति समय दोस्तों मिलेगा। और अति समय कितना मिलेगा, तो जितना उसका तनख्वाह था उस दिन का उससे डबल मिलेगा, ठीक है। मान लो कोई आदमी जो है एक दिन में काम करना था 8 घंटा, लेकिन जो है ओवर टाइम किया है तो एक दिन का मान लीजिए तनख्वाह उसका 1000 रुपया था, तो ओवर टाइम करेगा तो उसका डबल उसको कम से कम मिलना चाहिए 2000 रुपया उस दिन का, ठीक है, सिंपल है। तो अब उसके बाद पेमेंट आप किस में कर सकते हैं, जो भुगतान आप करेंगे तो किस में करेंगे, तो आप उसको सिक्के में कर सकते हैं दोस्तों, या उसको नोट से कर सकते हैं, या चेक से कर सकते हैं, या बैंक में डाल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ा से कर सकते हैं, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं। लेकिन दोनों के सहमति से होगा कि मालिक चाहेगा ठीक है हम इसमें करेंगे, और मजदूर चाहेगा ठीक है इसमें कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कब देगा तनख्वाह, तो डेली भी दे सकता है, साप्ताहिक दे सकता है, 15 दिन में से दे सकता है, या मंथली दे सकता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद कटौती भी हो सकती है, अगर कुछ वो हुआ तो तनख्वाह से पैसा काटा भी जा सकता है, जुर्माना के रूप में, फ़ाइन के रूप में, या ड्यूटी से छुट्टी पे रहा बिना बताए तो भी, ठीक है। या एम्प्लॉयर उसको रहने के लिए घर दे रहा है तो उसका भी पैसा काटा जा सकता है उसके तनख्वाह से, ठीक है। या और भी कोई चीज़ अगर वो लोन वोन लिया होगा कहीं से तो उसका भी पैसा कट सकता है दोस्तों उसके तनख्वाह में। लेकिन जितना काटना है काटो, जो कटौती होना चाहिए दोस्तों वो जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। जितना भी उसका तनख्वाह है उसका 50% से अधिक कटौती नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। शुड नॉट एक्सीड 50%, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए कटौती, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें पता है कि बोनस को भी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो था 1965 का, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसमें बोला गया है कि सभी श्रमिकों को उसकी मजदूरी का 8.33% वार्षिक दर से, या 100 रुपये से अधिक जो भी होगा, या तो 8.33% उसका तनख्वाह का, या 100 रुपये जो भी होगा उसको उतना क्या मिलेगा दोस्तों, बोनस मिलेगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयर जो होगा, जो मालिक होगा, जितना भी उसका प्रॉफिट होगा दोस्तों उसको भी
डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसको कितना बोनस मिल सकता है, तो 20%। तो सेम चीज़ है, बोनस एक्ट में जो था मिनिमम 8.33 या 100 रुपया या अधिकतम 20%, वो इसमें भी सेम टू सेम है। ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लैंगिक भेदभाव है दोस्तों, उसको ख़त्म करने के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था। तो वही चीज़ बोला गया कि कोई पुरुष है, महिला है, सेम काम कर रही है, सेम पोस्ट पे है, तो दोनों को तनख्वाह जो है बराबर होगा दोस्तों। यही चीज़ बोला गया इसमें भी। ठीक है। फिर वेज को रिवाइज करने के लिए, मिनिमम वेज को रिवीजन करने के लिए वेज बोर्ड बनेगा। ठीक है। तो वेज बोर्ड बनेगा तो सेंटर भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। तो जो सेंट्रल वेज एडवाइजरी बोर्ड बनेगा दोस्तों, उसमें मालिक का प्रतिनिधि होगा और मज़दूर का भी प्रतिनिधि होगा। तो जितना मालिक का प्रतिनिधि होगा दोस्तों, उतना मज़दूर का भी प्रतिनिधि होगा। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो ये वाला चीज़ इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कि वेज बोर्ड में मालिक का प्रतिनिधि होगा जितना, उतना मज़दूर का प्रतिनिधि होता है। और 5 इसमें स्वतंत्र व्यक्ति होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन, और 5 लोग सरकार के नुमाइंदे के होंगे। ठीक है। तो 5 लोग सरकार की तरफ से होंगे, राज्य सरकार की तरफ से, 5 लोग इंडिपेंडेंट होंगे, और जितना मालिक का व्यक्ति आएगा प्रतिनिधि, उतना मज़दूर का आएगा दोस्तों। और जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगा उसमें भी एम्प्लॉय रहेगा और इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। ठीक है। और 1/3 जितने भी सदस्य होंगे दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड में हो और स्टेट बोर्ड में हो, दोनों में कम से कम 1/3 सदस्य जो होगी वो महिला होनी चाहिए दोस्तों। तो बोर्ड का वही काम है सरकार को सलाह देना कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए और महिला का रोज़गार हम कैसे बढ़ाएंगे, वो भी होना जो है सलाह देती है। उसके बाद दंड का भी प्रावधान है। तो कितना है, बस ये याद रख लो, 1 लाख तक का फ़ाइन और 3 साल तक का जेल आपको मिल सकता है अगर कोई आदमी इस कानून को नहीं मानता। अगर कम तनख्वाह देता है या बोनस कम देता है या नहीं टाइम पे देता है, तो उसके लिए 3 महीने तक का सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है दोस्तों। ठीक है। तो कोड ऑन वेजेस के बारे में दोस्तों पूरा जानकारी यही था, और इसी का शॉर्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए ना। फिर दोस्तों अभी क्या है कि मैं पूरा थक चुका हूँ। ठीक है। तो बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का चीज़ कर दूंगा। ठीक है। पूरा अभी थक चुका हूँ, वीडियो सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। कल आपका लेबर लॉ कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब चूँकि देखिए सब चीज़ मुझे खुद ही कराना पड़ता है, कोई टीम नहीं है, कंटेंट भी मैं खुद ही बनाता हूँ, पढ़ाता भी खुद हूँ, जॉब भी है दोस्तों। तो गवर्नमेंट का जॉब है, आपको पता है, उसमें भी मुझे काम करना होता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम समझिए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि एग्ज़ाम चूँकि 2 जुलाई को है और अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, 2 महीना के आसपास बचा हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा दोस्तों 9 तारीख तक कैसे भी करके आपका जो EPFO का सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, सिवाय करंट अफेयर को छोड़ के, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस को छोड़कर, स्टैटिस्टिक्स। इसको मैं लिंक भेज दूँगा। करंट अफेयर मैं खुद पढ़ाऊँगा, लेकिन वो पढ़ाऊँगा आपको मई के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में, ताकि आपको ताज़ा रहे। और मैं उसका टेस्ट सीरीज लाने का भी सोच रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सोच रहा हूँ नहीं, लाऊंगा टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को और प्रैक्टिस हो। तो वो आपका जून फर्स्ट वीक में से लेके पूरा जून तक दोस्तों कम से कम 12 से 15 आपका फुल टेस्ट होगा EPFO के लिए। ठीक है, क्या उसका प्रोसेस होगा, कैसे उसमें इनरोलमेंट करेंगे, सब मैं आपको जो है आने वाले 7 से 8 दिन में आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तब तक मैं ये चाहता हूँ कि आपका पूरा जो है आप मई तक पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज कर लीजिए। फिर जून में हम लोग पूरा 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों MCQ का, और मैं आपको सॉल्यूशन करके एक टेस्ट का सॉल्यूशन करके, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, पूरा गारंटी है कि अच्छे से पढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें। इसका PDF मैं आपको भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़िए और एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू।